क्या पाकिस्तानी शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं? देखिए, ये लगता है शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट है नहीं। ये तो एक हकीकत है कि ह्यूमन स्मगलिंग होती है, इससे गवर्नमेंट जो होती है उनको कंसर्न होता है। मेरी अपनी ख्वाहिश थी पैदल आने की। मैंने ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक जो है वो पैदल सफर किया था। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। इट इज ऑल अबाउट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। 2023 के अंदर मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ प्लस जानवरों की खरीदारी होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर पाकिस्तान और मैं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब हूँ। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया है, जो यूनान में कश्ती हादसा हुआ। समझ नहीं आ रही कि ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए। उन तमाम अफराद को जो कि रोज़गार की तलाश में अपने घरों से अपने प्यारों को छोड़कर निकले थे, क्या उनको मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए था? क्या उनसे गलती हुई, या फिर रियासत को ज़िम्मेदार ठहराया जाए कि जो भी एक मैट्रिक के बच्चे से भी अगर आप बात करेंगे तो उसको भी मालूम है कि रोज़गार के मौके मौजूद नहीं थे। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हर कोई ज़रिए मुआश के लिए चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिले कि जिससे कि उसके अहले खाना एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें, और इसके लिए वो अपने मुल्क को छोड़ने को भी तैयार हैं इस वक्त। अब आया इस सारी सूरत हाल में ज़िम्मेदार कौन है, इस पर मैं लाजमी बात करूँगी। कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं, और इसी मुनासबत से कहते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो आपको ना मिल पाए तो परेशान ना हो। क्या पता वो जिसको मिल गया हो उसको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो। जो है जितना है उस पर खुश रहना सीखो। सच तो ये है कि जो तुम्हारे पास है उतना लाखों इंसानों के पास नहीं। बड़ी खबर जो है वो सबसे पहले मैं यूनान कश्ती के हवाले से ही जो हादसा पेश आया इसी पर मैं बात करूँगी। और फ़िक्र मौज था जिसमें सफ़र करने वाले मंजिल से पहले ही बेरहम मौजों की नज़र हो गए, और तकरीबन इसमें 12 पाकिस्तानी हैं जिनको बचा लिया गया है। ये लोग अपने ज़राए आमदन के लिए अपने घरों को छोड़कर निकले थे, लेकिन बेरहम मौजों की नज़र हो गए। और जो सलूक इनके साथ किया गया है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के साथ इंतहाई ख़राब सलूक किया गया। उनको सबसे निचले दर्जे पर रखा गया था। कश्ती में 400 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। बड़ी खबर शामिल करते हैं। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में सोग का समा, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की हादसे में हलाक होने वालों के लवायकीन से यकजहती का इजहार। जो बस कोई ही कर पाया, पाकिस्तान के एक के बाद एक नौजवान ने कर दिखाया। फैजुल्ला के बाद उस्मान अरशद भी पैदल सऊदीया पहुंच गया। हज अदायगी के सफर की कहानी, उस्मान अरशद की कहानी सुनवाएंगे। मुल्क भर में मवेशी मंडियों के बाद गली मोहल्लों में भी जानवर नजर आने लगे। सऊदीया में चांद के ऐलान के बाद पाकिस्तान की मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला तेज हो गया। कहीं खरीदार परेशान तो कहीं व्यापारी के नखरे, और कोई मुकाबिल नहीं दूर दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। कोयटा के डॉक्टर बिलाल शम्स ने साबित कर दिखाया, बेस्ट एस्थेटिक फिजिशियन ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर आज हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और अब ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रीस बोट डिज़ास्टर, ये नाज़रीन टॉप ट्रेंड में शामिल रहा है। हादसे में कमोबेश 400 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें इब्तदाई तौर पर 12 लोगों को बचाने की तस्दीक की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर सारिफीन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और हादसे की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 500 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे, लेकिन जो पाकिस्तानी बच गए हैं या जिन्हें बचा लिया गया है उनकी जानिब से होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। जो इनके अहले खाना से बातचीत हुई है, आप यकीन नहीं कर सकते कि हैरत में इंसान रह जाए कि 40 लाख के करीब इन लोगों ने पे किया इन एजेंट्स को, और ये गैर कानूनी तरीके से अपना मुल्क छोड़कर ज़रिया मुआश के लिए अपने प्यारों को छोड़कर गए, और रास्ते में ये अफसोसनाक हादसा इनके साथ पेश आ गया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई इस तरह का बड़ा सानिया होने के बाद बस एक कमेटी बन जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता। खैर इस बार भी क्या ऐसा ही होगा, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो ट्रेंड है वो जनाब फादर्स डे के हवाले से है। फादर्स डे गुजरा है और ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। सभी ने अपने अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार किया है। मोहब्बत, शफकत और हर औलाद का कीमती सरमाया अब्बू जान। दुनिया भर में बच्चों के पहले सुपर हीरो को सोशल मीडिया पर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है
और इस ट्रेंड में अब तक 4,46,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। मैं भी एक शेल्टर हाउस में गई थी, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर मौजूद जो वालिद थे उनसे मेरी क्या बातचीत हुई और क्या उनके तासुरात थे। अभी फ़िलहाल मैं बात करूंगी यूनान में कश्ती डूबने के हादसे में 500 से ज़ायद अफराद लापता हैं। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के 63 शहरी हैं जो कि अब भी लापता हैं, जबकि कई पाकिस्तानी मारे गए हैं। FIA ने गुज़श्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि कल शाम भी एक मरकजी मुलजिम तलहा शाहजेब को शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, इससे पहले ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल ही में वाक़या पेश आया था 28 फरवरी 2023 को, जब कश्ती इसी तरह उलट गई थी, टूट गई थी, समंदर में मौजूद एक पहाड़ से टकरा गई थी और उसमें तकरीबन 200 तारिकीन वतन शामिल थे और जिनमें से तकरीबन 40 का ताल्लुक पाकिस्तान से था, जिनमें हमारी एक खिलाड़ी भी थी जो कि जिनका नाम शाहिदा रज़ा था, जो कि तुर्की से इटली जा रही थी, मारूफ खातून खिलाड़ी थी। वो भी इस साने के अंदर अपनी जान से चली गई थी। आखिर इस साने के बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था और आज ये उससे बड़ा सानिया पेश आ गया है और अभी एक तहकीकाती टीम बना दी गई है जो कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। आया ये तहकीकाती टीम उस तरीके से काम कर पाएगी जिस तरीके से इसको करना चाहिए? इस पर यकीनी तौर पर मैं किसी न किसी एक्सपर्ट से भी बात करूंगी, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं है कि उस तरह से काम हो पाएगा जैसे होना चाहिए। हम लोग पता नहीं क्यों किसी साने का इंतज़ार करते हैं, उससे पहले क्यों ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते जिनकी ज़रूरत है, जिनका तकाजा है। इस वक्त हमें यूनान से हमारे नुमाइंदे रफ़ाकत हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि यूनानी हुक्काम क्या बता रहे हैं। रफ़ाकत, बताइएगा क्या फिगर्स बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो फिगर्स हैं वो शुरू दिन से ही 750 बंदा था इस हादसे वाली कश्ती में सवार था और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज से 2 दिन पहले बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे समंदर की गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर कहा जाए कि उस जगह को बहम का कुआं कहा जाता है, जिसकी जो गहराई है वो तकरीबन 6200 मीटर के करीब है, तो इसलिए अब मुमकिन नहीं है कि उस ऑपरेशन को जारी रखा जा सके या किसी बंदे की जिंदा या मुर्दा बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं बाकी रहेगी। तो अभी पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज थी वो पाकिस्तान पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, इन डेड बॉडीज को एथेंस के, क्योंकि ये जो हादसा पेश आया तकरीबन एथेंस से तकरीबन 300-350 किलोमीटर अवे था, तो इनको डेड बॉडीज को एथेंस में लाया जा चुका है और इनकी शनाख्त का अमल जो है वो DNA के जरिए होगा, क्योंकि जो लाशें हैं जो हमने कल वहाँ पे जाकर रिपोर्ट की और हमने उनसे पूछा तो उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। तकरीबन आप कह लें कि गल रही हैं और उनके कुछ पीसेस वगैरह जो है वो हो चुके हैं। तो यूनानी हुकूमत ने एमरजेंसी तौर पे एक कमेटी तश्कील दी है ताकि जल्द अज जल्द उन लोगों का DNA किया जाए, ताकि उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल करके मुतल्लिका हुकाम के हवाले की जाए। अच्छा रफ़ाकत, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं जो कि इंकिशाफात अभी सामने आ रहे हैं। 12 पाकिस्तानी जो कि बच गए हैं, उन्होंने बताया है कि बड़ा गैर इंसानी सलूक किया गया कश्ती में सवार पाकिस्तानियों के साथ। बिल्कुल निचले हिस्से में इनको रखा गया था जो कि कोल्ड स्टोरेज था, जो कि बंद हो गया। ख़वातीन और बच्चे भी थे। ये जो सारी तहकीकात अभी चल रही हैं, आप तक क्या इतलात पहुँची हैं जो वहाँ के हुकाम बता रहे हैं? जी देखें, पहले नंबर पे तो ये जो एक माहीगीरी की कश्ती ली गई थी, लकड़ी की जो बनी हुई थी, इसकी हमने माहिरीन से जो बात की, जो यूनानी माहीगीर है उनसे पूछा हमने कि इसका जो साइज था, जिसका मीटर था, इसमें कितने बंदों की गुंजाइश है। तो उन्होंने कहा था कि इसमें मैक्सिमम अगर आप एक बंदे को दूसरे बंदे के ऊपर भी बिठाएं तो 400 बंदों से ज्यादा की गुंजाइश इसमें नहीं बनती है, यानी कि पहले ही इसको डबल लोड किया गया। और दूसरे नंबर पे ये जो एक माहीगीरी की कश्तियाँ होती हैं जो यूरोप में हमने देखी है, ये नीचे से फ्रीजर टाइप बनी होती है और इनके ऊपर एक सुराख सा रखा जाता है कि जैसे ही मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो उस फ्रीजर में फेंकते जाते हैं। क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं और इनको पता होता है, ये एक खराब से शिप लेते हैं ताकि इनको पता होता है कि ये जो शिप है ये तो वापस आएगा नहीं, इसको हमने वहीं छोड़ देना है। तो इनकी कोशिश होती है जितने ज्यादा भेड़ बकरी की तरह बंदों को उस पर लादा जा सके, तो ये लाद के तो उसको ओवरलोड करके भेज देते हैं आगे। ठीक है रफ़ाकत, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मज़ीद भी बात करूंगी। इस वक्त मंडी बहाउद्दीन से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे ने, क्योंकि कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में मालूम हो पा रहा और उनके अहले खाना इस वक्त शदीद परेशान है। जिस अजियत से वो दो चार हैं आपको दिखाते हैं।
जी बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता चंद रोज़ कबल यूनान के करीब के समुंदर में पेश आया, जिसमें तारकीन वतन की जो कश्ती थी वो हादसे का शिकार हो गई। इसमें जो तारकीन वतन की जो तादाद है, जो लापता वो तादाद है वो 298 के करीब बताई जा रही है। इस वक्त मैं मंडी बहाउद्दीन के गाँव बुरज घनिया में मौजूद हूँ, जहाँ के इस गाँव के 4 नौजवान जो अभी तक लापता हैं। उनके जो करीबी जो रिश्तेदार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि वो कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है और वो कैसे यूनान के लिए गए। जी 4 मई ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਦ ਵੜੈਚ ਏਜੰਟ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਬੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 9 ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਬਾਛੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜਾ ਕੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁੱਬੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, मैं लिबिया जाके तो दम दसना कोई कश्ती 564 बंदा जो फदी के वापस आया है। लेकिन कल सन कन्फर्म ये गल होगी, रात अस चढ़ने आए, इस तो कड्डी कल 11 बजे रबता करांगा। कल उस दसिया कराची एयरपोर्ट से तो पी के वापस थाने रमानिया आ गया, वो भी साढ़े नाल नौसरबाजी। बाकी 27 लाख रुपया 28 लैके ते बंदे ना टुकर दिता है, ना पानी दिता है, तो ना मुझ साडे अगे सच बोलिया, तो ना सन बाण लग्या दसिया पर तुहाडे बंदे बाह चढ़े ने। असां ना सन लाने का दसिया, निरा किसी बंदे को मैसेज कराया जी तुहाडे बंदे कश्ती डुब गई है। दूजे बंदे दसदा पे धन मुबारक है जनाब तुहाडे बंदे पहुँच गए। असीं इत्थे मठियाइयां मठूइयां ये टोटल जिहड़े बंदे डुबे ने गोले के मक्खन वाली तोड़े तक उन्हां हर बंदे ने ही गल दसी बस शिप उपड़ गया मुबारक जे। लेकिन बहुत बंदे ध्यान लग लैन कश्ती जी ये साडा मुतालबा है पर इस बंदे ने अगर गवर्नमेंट वज़ीर आला वज़ीर आज़म जो भी है क्या फिक्रदार निके निके बच्चे ने जो साढ़े 4 जवान गए ने, इन्होंने 4 निके निके छोटे छोटे बच्चे क्या फिक्रदार तक पहुँचाया जाए। जैसे कि आपने सुना और देखा भी, वर्सान का यही मुतालबा है कि जो इंसानी स्मगलर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो अब तक जो लापता नौजवान है जो यूनान के समुंदर में जो लापता है उनकी तलाश की। सियाल बहुत शुक्रिया, इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है और बहुत दुख हो रहा है ये बातें सुनकर कि इन्हें बता दिया गया कि वो कश्ती वहाँ पर पहुँच चुकी है। ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे और इनके प्यारे जो कि मौत के मुंह में जा चुके थे कश्ती उलटने के बायस, इनको हक़ाइक़ से भी ला इल्म रखा गया। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। और अभी यही कहा जा रहा है कि इन तमाम एजेंट्स के खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आखिर क्यों पेश आई? आखिर क्यों एक पाकिस्तानी मजबूर हुआ कि उसको अपना मुल्क छोड़कर जाना है और अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए उसको ज़राए मुआश यहाँ पर नहीं मिला तो उसको बाहर जाना पड़ा? आखिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है कि मजबूर होकर वो शख्स यहाँ से वहाँ गया और अपना सारा कुछ बेच कर गया, आगे जेवर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, 40-40 लाख के करीब एक एक बंदे ने अदा किया, जिसके बाद ये भी पाकिस्तानी इंकशाफ कर रहे हैं कि जानबूझकर इस कश्ती को उल्टा दिया गया। इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करियर काउंसलिंग भी करते हैं, उमैर जालियावाला, उनसे बात करेंगे। उमैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमैर साहब, ये तो सभी जानते हैं कि ये नौजवान मजबूर होकर मुल्क छोड़कर गए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं थी कि अपने प्यारों को कोई भी छोड़कर जाए। किसका दिल चाहता है? आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? एक नौजवान पर कि क्या उसको मायूस नहीं होना चाहिए था और जो भी जैसे भी हालात थे कोशिश करता रहता, यही कोशिश करता, गैर कानूनी तरीका ना अपनाता, या फिर ये रियासत की जिम्मेदारी थी? आई थिंक जिम्मेदारी तो मल्टीपल लोगों को लेनी पड़ेगी। एक तो बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सानिया है और बहुत तकलीफ दे वक्त है उन लोगों के लिए जिनको ये भी लगा कि उनके अजीज़ पहुंच गए। एक तो वैसी बड़ी मुशक्क़तों से पहुंचते हैं, लेकिन इस मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है और बहुत बड़ा चंक हमारे मुल्क का ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि वो गुर्बत से बाहर ही नहीं निकल सकता इस मुल्क में रहते हुए। और उन्होंने जो कहानी सुनी है, जो कुछ लोगों को देखा है कि जब बाहर जाओ तो थोड़ा भी काम करो, छोटा भी काम करो तो इतना बना लेते हो कि वहाँ भी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, यहाँ भी वापस आ जाते हैं पैसे। लेकिन आप देखें अमाउंट कितना बड़ा है और मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर यही 20 लाख किसी छोटे कारोबार में लगा दिए जाएं, कोई भी छोटा काम यहाँ पे लगा दिया जाए तो भी अच्छी आमदनी ज़रूर मुमकिन हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच में नज़र आता है दूर का, दूर की चीज़ जिस तरह सुहानी लगती है। नहीं उमैर साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक परसेप्शन बन चुका है, यहाँ पर शायद लोगों के एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे हैं जो आपस में शेयर किए गए हैं कि कारोबार कोई भी कर लो वो भी नहीं चलता, पैसा डूब जाता है, जिसकी वजह से लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि जो हमारे पास जमा पूंजी थोड़ी बहुत है क्या वो भी हम यहाँ पर लगा दें और अगर ना चला तो फिर।
बिल्कुल ऐसी बातें हम सुनते हैं और पिछले 2 सालों में तो आपको पता है ज़्यादा ही सुनते हैं। जब माहौल नेगेटिव हो जाता है, जब लोगों का ईमान अपने मुल्क में नहीं रहता, इकोनॉमी में नहीं रहता, तो लोग फिर हर चीज़ के बारे में यही बात करते हैं। नौकरी का क्या फ़ायदा, कारोबार लगाओगे फला हो जाएगा, चल भी जाएगा तो ये हो जाएगा। तो वो हमारे दिमाग में आपको पता है ना, कोई हद नहीं है कि जब हम खौफ में आते हैं और पैरानोया में आते हैं तो हम कहाँ तक उसको ले जा सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में ही आप देखें इतने बड़े बड़े कारोबार लगे हुए हैं। हर सर्विस जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं वो यहीं पे अक्सर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या उसके बनाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोच नज़र आती है। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसी जगहों पे वो लोग जाते हैं जो कि गांव देहातों के होते हैं, ऐसे इलाकों के होते हैं जिनका हमें पता भी शायद ऐसे हादसात पे चलता है। तो आपको क्यों नहीं बड़े शहर के लड़के लड़कियां या उन इलाकों के लोग नज़र आते हैं जिनके पास मौके हैं। तो आप यकीनन ये जान सकती हैं कि ये वो तबका है जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया मौकों की जब बात आती है। जहाँ तक हम पहुँचते नहीं है कि वहाँ तालीम का क्या। उमैर साहब, आपके ख्याल में ये कॉन्फिडेंस किसने डेवलप करना है कि एक नौजवान रिस्क लेने को तैयार हो? जाहिर है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं और वो इसी मुल्क में रहते हुए कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं? यहाँ ये ट्रस्ट जो कि मिसट्रस्ट हो चुका है, इसको बहाल करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? आपका क्या ख्याल है? देखें, ये लगता शॉर्टकट है लेकिन ये शॉर्टकट है नहीं। जो लोग पहुंचते भी हैं, आप उनकी कहानियां सुने तो वो महीनों का सफ़र है और उसमें भी चांस होता है कि वो पहुंच जाएं। और जब पहुंचते हैं तो उसके बाद अलग कार्रवाइयां शुरू होती हैं। सालों का ये सफ़र है जिसके बाद जाके आपको कोई भी मुल्क रिकग्नाइज करता है कि चलें आप अब आ गए हैं तो अब आप यहाँ पे रह सकें, आपको हम ह्यूमन राइट्स के तहत। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये दिखने में शॉर्टकट लगता है लेकिन यकीनन सोच के एतबार से जो आप कह रही हैं कि मैं निकल जाऊँ तो आसानी है, तो ये सोच में कहीं ना कहीं एक आप देखें मुश्किल चीज़ का आसान जवाब निकाला हुआ है, लेकिन ये आसान है नहीं। लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, जितनी मेहनत, जितना सर्वाइवल और जितनी कोशिश फिर वहां जाके करते हैं, अगर आप वही चीज़ पाकिस्तान में लगाएं। मैं इस मुल्क भर में घुमा हूँ, इस वक्त क्वेटा में मौजूद हूँ। इस मुल्क में करने के लिए काम है, इस मुल्क में लगा हुआ हर बिजनेस, हर कारोबार अपने लिए बंदे ढूंढ लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियासत को और इर्द गिर्द जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहीं पे मसाजिद होते हैं, कहीं पे कोई मास्टर है, कहीं पे इलाके के बड़े हैं, उन सबको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे नौजवान अपने मुस्तकबिल, अपने ख्वाब अपनी धरती से जोड़ सके। और जो वो चैलेंजेस हैं उनके रास्ते में, कहीं उनको लोन चाहिए तो व्हाट डू यू थिंक? आपको नहीं लगता कि बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए, बाकायदा एक कैंपेन चलनी चाहिए? देखिए, जो रास्ता इलीगल है वो इलीगल ही रहेगा। अगर आप यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ अलग मुश्किलात है, क्योंकि आप लीगल वे से नहीं गए हैं, आप एक इलीगल तरीका अपनाते हुए गए हैं। लेकिन अपने मुल्क में वो तमाम अनासर जो कि इस तरह से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है, उनके गिर्द घेरा तंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो नौजवान जो कि इस वक्त मुआशी हालात से तंग आके दयारे गैर का सफ़र करना चाहते हैं, वो भी इतनी मुश्किलात झेलने के साथ उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। वो क्यों मायूस है? उनकी मायूसी को दूर करने के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए ना। काउंसलिंग पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो घेरा तंग कल से 15 को पकड़ लिया है, तो यानी रियासत को मालूम है ना, रियासत अगर जोर लगाए तो पता कर सकती है ये। और ये पहले भी कर सकती थी जी, पहले भी कर सकती थी, बल्कि अभी कर दें ना। 15 को क्यों किया? उन तमाम 150 को कर दें जो कि इस मुल्क से इलीगल अंदाज में हमारे बच्चों को धोखा दे के, फैमिलियां तबाह करके कोई जिम्मेदारी नहीं लेते आगे। और आप देखें कि इस कश्ती में भी पाकिस्तानियों को खास बुरा सलूक किया गया है। तो क्यों घेरा तंग सिर्फ उस वक्त होता है जब ऐसा हादसा होता है? अगर हमारी रियासत पकड़ सकती है, जानती है, तो अभी उन्हें पकड़े और जितने हैं उन तमाम को पकड़े, ताकि मुल्क की भी बदनामी से बचें। आज हमारा सर झुका हुआ है मुल्क का कि हमारे मुल्क से ये लोग गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उन्हें अपने मुल्क में कोई रोजगार नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला, कोई बात करने वाला नहीं मिला। तो बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपने काउंसलिंग की बात की, इसमें तो बेसिक आगाही की ज़रूरत है कि आप जिस सफ़र पे जाने लगे हैं, आप जो रास्ता मुंतखब कर रहे हैं, उसमें आगे होता क्या क्या है। अगर सिर्फ वही दिखा दिया जाए तो अक्सर लोगों के दिमाग ठिकाने पे आ जाएंगे, क्योंकि एजेंट ये बातें नहीं बताते। एजेंट तो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आपको पता है लोग यहाँ पे बातें कैसी कैसी करते हैं और बाद में उनमें से कोई राब्ता नहीं होता, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता। ज़रूर तीसरे लेवल पे मैं कहूँगा कि हमारे नौजवानों को हमारे मसाइल के साथ, हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ मिला के मौक़ों पे लाने की ज़रूरत है।
मौके क्या हैं, इस मुल्क के मसले इस मुल्क के मौके हैं। इस मुल्क में तालीम का मसला है, इस मुल्क में सेहत का मसला है, इस मुल्क में रोज़गार का मसला है, इस मुल्क में आप जहाँ जाएं कोई ना कोई चैलेंज आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर हमारे नौजवान उन्हीं मसलों पे काम करेंगे तभी तो उनके लिए मौके बनते हैं। उसी को हम बिजनेस कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि इसने देखो कितना अच्छा काम लगाया हुआ है। तो वो काम हवा में नहीं होता, वो मसाइल का हल होता है। तो मैंने देखा है कि इस मुल्क में क्योंकि एक तो सोच का फुकदान है, दूसरा नौकरी कहीं फंसी हुई है दिमाग में नौजवानों के, तो वो देखते नहीं है कि क्या क्या छोटे छोटे मौके हैं अपने गली मोहल्लों में, जो कि फिर बाहर के लोग आके करवाते हैं तो समझ आती है। वैसे मैं आपको बताऊं उमैर साहब, ये खैर ये इस तरह के हादसा कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कई हो चुके हैं। हाल ही में आपको याद होगा जब ये वाकया पेश आया था, इससे पहले फरवरी में भी जब एक मारूफ हमारी प्लेयर थी जिनका नाम शाहिदा रज़ा था, वो भी इसमें जान से चली गई थी। तो हमें इतना अफसोस हुआ कि यार एक प्लेयर, मारूफ प्लेयर जो कि मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाली, उसे क्या मुसीबत पड़ी थी कि वो इतना रिस्क लेती और जाती, लेकिन वो गई। ज़ाहिर है हालात ऐसे थे। अब उसमें मैंने डंकी लगाना ये पहली बार सुना कि डंकी लगाकर आप कैसे यूरोप पहुंचते हैं। तो इस तरह की बातें मतलब एक कॉमन बंदे को नहीं पता। आपने बिल्कुल ठीक है कि बताई जाए कि आखिर डंकी लगाना क्या है, ये जहाज़ जिसमें किस तरह कहाँ कैसे रखा जाता है, कितने दिनों पर ये सफ़र मुहीत होता है। ये कर मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगी। इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा की ज़ाहरा बलोच हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम कहिएगा अभी तक की क्या सिचुएशन है, ये पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज़ मिली हैं इनको कब तक पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि अभी जो बॉडीज़ मिली हैं इनकी शनाख्त होनी है और शनाख्त होगी DNA मैचिंग के ज़रिए। और इस सिलसिले में हमने एक अपील की है उन लोगों से जिनको खदशा है कि उनके अजीज इस कश्ती में सवार हैं, वो अपने DNA सैंपल्स भिजवा दें। वालिदैन और बच्चों के DNA सैंपल्स ही इसमें काम आएंगे। तो वो अगर सैंपल्स मिल जाएं तो फिर आसानी हो जाएगी हमें आइडेंटिफिकेशन की। उसके बाद उनकी मैयतें वापस लेने का इंतज़ाम किया जाएगा। अच्छा मुमताज़ साहिबा, अब जो दीगर पाकिस्तानी, क्योंकि इस पे तो बताया जा रहा है तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी, अगर मैं ठीक कह रही हूँ, तो सवार थे, फिर बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से फिर अब हम भूल जाएं, मुमकिन नहीं है कि उनकी डेड बॉडीज़ भी मिलेंगी हमें? नहीं, भूल नहीं सकती, फैमिली भूल सकती है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम भी नहीं भूल सकती। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमें असल तादाद का कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग इस कश्ती में सवार थे और उनमें कितने पाकिस्तानी। मुमताज़ साहबा, मेरे कहने का मतलब ये कि हम ये भूल जाएं कि उनका चेहरा आप देख सकेंगे, आई मीन टू से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया अब तो क्या इनके मिलने की अब फिर कोई तवक्को ना रखी जाए भले डेड बॉडी हो? देखिए, मैं इस सिलसिले में अभी कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि इस पे ग्रीक हुकाम हमें अनाउंस करेंगे कि उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं और उनके क्या आगे उनके इरादे हैं। तो जब वो चीज़ क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद ही हम इस पर कोई बयान दे सकेंगे। अच्छा, यूनानी हुकाम मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ या दफ्तर खारजा के साथ? जी, हमारी उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है और जो पाकिस्तानी इस वक्त जिंदा हैं उनके साथ हमारी एम्बेसी के ऑफिशियल्स की मुलाकात भी हुई है और पहले दो हजरात अस्पताल में थे, उनका इलाज भी करवाया गया और वो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो उनके साथ भी हम समझते हैं कि एक अच्छे तरीके से बर्ताव हुआ। तो अंदाज़न मुमताज़ साहिबा, ये कितने दिन लग जाएंगे इन डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान पहुंचने में? अगर DNA पहले आएगा फिर वहाँ सैंपल मैच होंगे तो अंदाज़न ये डेड बॉडीज़ कब तक पहुंचेंगी? जी, इससे अभी कहना ज़रा कबल वक्त है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कुछ दिन लग जाएंगे क्योंकि ये एक पेचीदा मामला है और इसमें DNA सैम्पलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा मुमताज़ साहिबा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह अभी ये अफसोसनाक सानिया पेश आने के बाद पाकिस्तान में बाकायदा इसकी तहकीकात का आगाज़ किया गया और घेरा तंग किया जा रहा है तमाम एजेंट्स, सब एजेंट्स के खिलाफ जो कि इसमें मुलव्विस हैं, तो क्या यूनानी हुकाम भी इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तानियों की यहाँ पर आमद या गैर कानूनी तरीके से आमद है, इसकी रोकथाम के लिए वो भी कुछ इस पर इक़दाम उठाएँ? देखें, ये तो एक हकीकत है कि जो इस तरह के
ह्यूमन स्मगलिंग होती है, इससे सारे गवर्नमेंट्स जो होती है उनको कंसर्न होता है, और पाकिस्तान को भी कंसर्न है और बाकी ममालिक को भी, जो ट्रांजिट में ममालिक आते हैं और जो डेस्टिनेशन ममालिक हैं, सबको इस पर कंसर्न होता है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को पे फोकस करें। और आप जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है जिसके जो ये डिटरमिन करेगी कि ये किस तरह से ये लोग गए और यहाँ पे क्या ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, और वी होप कि इसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा। और बिल्कुल हम इन पाकिस्तानी बहन भाइयों को नहीं भूल सकते और ये भूले भी नहीं जा सकते। जाहिर है जिनके प्यारे उनके पास से चले गए, जिन्होंने उन्हें खो दिया, वो कैसे उन्हें भूल सकते हैं, जो कि आंखों में ख्वाब से जाकर गए थे कि हम जाएंगे और जाकर अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाएंगे। लेकिन डंकी लगाना और गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचना कोई आसान काम नहीं। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू सुने तो वो आपको बताएंगे कि वो कितनी अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो वापस नहीं आ सकते, अपने प्यारों की शक्लें नहीं देख सकते। 20-20, 30-30 साल वो अपने प्यारों को देखे बगैर वहीं मर जाते हैं। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर बिल्कुल सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और वो लोग जो कि ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उमैर जालियावाला सर, योर लास्ट रिमार्क्स। जस्ट दैट, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस मुल्क में करने के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी आबादी है हम और बहुत मसाइल का शिकार हैं। और जो आप बाहर जाके इतनी मुशक्क़त लगा के करेंगे और उसमें भी चांस है कि आप ज़िंदगी से जाएं, आप वहाँ पहुँचें, कबूल ना हो, जेलों में रहें और कितनी और मुश्किलें झेलें। अगर आप उसका आधा हिस्सा भी यकीन माने ईमानदारी के साथ इस मुल्क में लगा दें तो आप ना सिर्फ अपने इलाके को उठाएंगे बल्कि आप यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकेंगे जो भी आपकी सोच में नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये इल्लीगल काम है, इस मुल्क को भी डुबाती है, आपके ख़ानदान को भी मुश्किलों में डालती है। लीगल चैनल रहे, यहाँ बहुत तरीके मौजूद हैं। आपका बाहर जाने का शौक है, उसके भी बेशुमार तरीके हैं। अच्छे तरीके ढूंढें, अगर आप स्किल बना लें तो भी दुनिया भर में मांग होती है स्किल्ड लोगों की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल अगर थोड़ा सा अल्लाह ताला यकीन और ईमान अगर आप मजबूत रखेंगे तो ज़रिया मुआश भी यहाँ पर मिलेगा और अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा। यकीनी तौर पर घर ज़रूर आपका चल जाएगा, लेकिन इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा रिस्क लें कि आप जान से ही चले जाएं और फिर अगर वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो उसके बाद अपने प्यारों से नहीं मिल सकते तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि जब आपके चाहने वाले जिनसे आप मिल ही ना पाएँ। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और शोहदा पाक फ़ौज को बोल्ड न्यूज़ का सलाम हम पेश करेंगे। शोहदा के लवाकिन का पाक फ़ौज और पाकिस्तान से मुतालिक आवाम को खुसूसी पैगाम। कहा कि पाकिस्तानी अवाम का पाक फ़ौज और इदारों के मुखालिफ होना मुल्क की सलामती के मनाफी और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। एक शहीद को खो देने का हकीकी एहसास उसके ख़ानदान को ही हो सकता है। हमारी फ़ौज से यकजहती ही हमारी और हमारे मुल्क की बका है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद कुछ बात होगी फादर्स डे की। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ होगा, पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़ होगा तो फिर पाकिस्तान ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। मेरे तमाम पाकिस्तानी से गुजारिश है कि पाकिस्तानी होने का सबूत दें, क्योंकि जब तक हम एक हैं हमें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब हम टुकड़ों में बटेंगे, हम तकसीम होंगे तो हमें तोड़ना आसान होगा। एक शहीद होने वाली फैमिली का दर्द मेरे दिल से कुछ, मेरे लिए अपना जवान 22 तक रखते जिगर खो दिया, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने वो कौम की खातर अपनी जान का नजराना दिया, उसकी हिफाजत के लिए सरहदों पर खड़ा रहा। एक माँ ने एक माँ की हिफाजत के लिए उसको भेजा था। तो हमें अपने ऐशो-व-दा की कदर करनी है, हमें अपने अफवाज पाकिस्तान की कदर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं। हमें भी अपने शोहदा पर फ़ख्र है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। अब कुछ बात फादर्स डे के हवाले से करते हैं। बड़ी खूबसूरत एक कॉल है जो कि मुझे अच्छा लगा। गोल्डन वर्ड्स हैं, कहते हैं कि रब के बाद ये सहूलत सिर्फ वालिद देता है, बाप देता है कि ख़ताएँ देख कर भी ना रिस्क रोकता है ना मोहब्बत छोड़ता है।
कितनी खूबसूरत बात है कि बाप एक ऐसी नेमत अल्लाह की तरफ से कि घर में अगर उसकी आवाज़ भी हो तो किसी नेमत से कम नहीं होती। घर के बाहर उसकी अगर चप्पल भी पड़ी हो तो उसका भी एक रोब होता है। तो फादर्स डे था कल, मैं भी अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। आपके सामने अगर बैठी हूँ तो ये उनकी मेहनत है कि आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूं। तो मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं शेल्टर होम गई जहां पर और भी बहुत सारे वालिद थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके तासुरात मैंने जाने। मैं आपको दिखाती हूं कि वहां पर क्या माहौल था। मुझको छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। आज फादर्स डे के आलमी दिन पर मैं मौजूद हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पर। ओल्ड होम है जिसका नाम है गोशाए सैयदना अमीर हमज़ा, जिसकी आज मैं आपको सैर भी करवाऊँगी। और ऐसे बहुत सारे बेसहारा वालिद जिनको यहाँ पर सहारा मिला है, वो किस तरह की ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर रहे हैं, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ। यहाँ पर जो बेसहारा वालिद मौजूद हैं उनसे मैं अब मुलाकात करने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ चलिए, उनसे जानते हैं उनकी स्टोरीज़ क्या हैं, क्या वजूहात, क्या मजबूरियाँ बनी कि आज वो अपने बच्चों के पास नहीं और यहाँ पर मौजूद हैं। जी जनाब, मैं इस वक्त 4th फ्लोर पे पहुँच चुकी हूँ। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्होंने ये फ्लोर मुख्तस किया हुआ है। और आइए चलते हैं अंदर और मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे वालिद हैं जो कि मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि उनसे बात करूँ, उनके तासुरात जानूँ इस ख़ास दिन के मौके पर। जी अस्सलाम वालेकुम। शमसुल हक। अच्छा शम्स साहब, आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ 6 साल से हूँ। तो कैसा माहौल है यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे रह के? अच्छा माहौल है, बहुत खुश। दोस्त बनाए हुए हैं यहाँ पे आप? जी जी बिल्कुल, सारे हमारे दोस्त हैं यहाँ पे। तो दिन कैसे गुजरता है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत फर्स्ट क्लास दिन गुजरते हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं, हर सहूलत आपको यहाँ पर मिल रही है और आप खुश हैं, तभी 6 साल से यहाँ पर आप रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? मेरा बेटा रियाज अहमद नाम है। रियाज साहब, कब से यहाँ पे आप? मेरा बेटा 9 महीने से यहाँ हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए? आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं आप? जी। तो बच्चों के पास क्यों नहीं गए? बस बेटा इस महंगाई के दौर में वो अपना पूरा करें या हमारा पूरा करें। आजकल के दौर में कोई बेटा बाप बेटा किसी, बहुत कम लोग हैं जो अपने बापों की खिदमत करते हैं, उनके नखरे उठाते हैं। नहीं तो बेटा यही देखा है कि जहाँ वो अपने बच्चों में घूम फिर के हो जाते हैं तो फिर माँ बापों को छोड़ देते हैं। कोई मिलने आता है आपसे? कभी कभार आ जाते हैं ईद बकरीद पे मिलने के लिए। कभी कहा नहीं कि हमारे साथ चलें वापस? नहीं बेटा। अच्छा जी, चलें। 4 बेटे हैं और उसके बावजूद आप यहाँ पर रह रहे हैं, बड़ा मुझे अफसोस हुआ सुन के। चलें, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप खुश रहें यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा खान मोहम्मद नाम है। खान साहब, आप यहाँ पर कब से हैं? बेटा कम से कम 1 साल हो गया मेरे को। तो आप यहाँ पर 1 साल पहले जब आए तो क्या वजह थी उसकी? बच्चे आपके हैं, उनके पास आप क्यों नहीं गए अगर हैं तो? बच्चे थे, मेरे वाइफ जो है ना इंतकाल हो गई, उसका दिल में अटैक पड़ गया। फिर बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, वो मैंने गांव भेजा दी हैं। फिर मैं खुद इधर आया, और जगह पे कोई ऐसी सब। बच्चियों की किफ़ालत कौन करता है? मेरी बहन है, उसके पास छोड़ा हुआ है। वालिद का आलमी दिन है, कोई पैगाम देंगे आप अरबी में? जी जी दें। दीजिए फिर। बच्चों को दें, अपने बच्चों को। बच्चे नहीं समझते, वो बोलेंगे क्या? पैगाम तो पहुँच जाएगा ना। या बिन्त हागा अना फी हना कोइस, आकल कोइस, नौम कोइस, हर चीज़ हना मौजूद। अना माफ़ी फ़िक्र, अंत माफ़ी फ़िक्र, अना फी हना कोइस, हादा शरीका कोइस, सुबह बद्री ईदी फतूर, इतने मर्रा जी आकिल, अना हना कोइस, माफ़ी फ़िक्र अंता। अब इसको उर्दू में भी बता दें आप। उर्दू में ये है, मैंने बच्चों को बोला था फ़िक्र नहीं करो मेरी, मैं इधर ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला अच्छा करेगा आगे। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। ये देखिए नाज़रीन, ये होती है बाप की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त, कि वो जिस भी हाल में हो औलाद के लिए उसका एक ही मैसेज होता है कि मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, तुम फ़िक्र नहीं करो। तो आप ऐसे साए से महरूम हैं, आप ऐसी शख्सियत की खिदमत नहीं करना चाहते
आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मोहब्बत है बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए, जो सारी ज़िंदगी गुजार देता है, अपनी जवानी अपनी ताकत झोंक देता है कि मैंने अपनी इस औलाद को जवानी तक पहुंचाना है, एक तनावर दरख्त बनाना है। ज़बरदस्त जगह है ये सारा कुछ जिनकी वजह से हो रहा है वो शख्सियत भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी हनीफ तैयब साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, ज़ाहिर है आप यहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, किस्से देखते हैं, जो वालिदैन यहाँ तक पहुँचे हैं, नाखलफ औलाद, जो कोई भी मजबूरी है, जिस भी वजह से आज उनके वालिदैन बेसहारा हैं, ऐसी औलाद को आप क्या मशवरा देंगे इस ख़ास दिन के मौके पर? मैं ऐसी औलाद से दस्त बस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि माँ और बाप की फजीलत इस्लाम ने इतनी बयान की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दिन में एक मर्तबा अपनी माँ को या अपने बाप को प्यार भरी निगाह से देखेगा उससे उसको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो हज तो मैंने भी किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से हज कबूल हुए या नहीं हुए, लेकिन एक मर्तबा भी दिन में माँ बाप को प्यार की निगाह से देख लिया जाए तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। और साहबा ने पूछा कि बच्चा जो है, बेटा जो है, बेटी माँ बाप को दिन में कई मर्तबा देख ले तो क्या उसको इतने हजों का सवाब मिलेगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उसका मफहूम है कि अल्लाह बड़ा करीम है, करम फरमाने वाला है। तो जितनी मर्तबा बंदा देखेगा अल्लाह चाहे तो उतनी मर्तबा उसका सवाब अता फरमाएगा। बेशक ये माँ बाप की दुआओं का समर है। और वही बात जैसे कि हाजी साहब ने शुरू में कही थी कि 365 दिन ही माँ के भी हैं, बाप के भी हैं। और बाप तो जाहिर है उसकी ज़िंदगी की किताब तजुर्बात से भरी हुई है और आपके सामने है, जितनी हो सके उससे रहनुमाई हासिल करें। और माँ बाप के घर में होने से बरकत होती है और उनको एक दफ़ा मुस्कुरा कर देखना अगर सवाब है तो आप क्यों इस सवाब से महरूम रहना चाहते हैं? अपनी आखिरत भी संवारिए, अपना आज भी संवारिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए और अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखें, मोहब्बतें बांटते रहें। ज़िंदगी छोटी सी है, कब ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे बहुत अच्छा लगा था इस शेल्टर होम जाकर और इन सब से मुलाकात करके। यकीनी तौर पर आपको भी ये रिपोर्ट ज़रूर पसंद आई होगी। और फादर्स डे के मौके पर सभी अपने अंदाज में अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करते हैं और मैंने भी किया है। अल्लाह ताला सबके वालिद को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ सबके सरों पर सलामत रहें। आगे बढ़ते हैं जनाब। कहते हैं कि जब अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जिनके पास उम्रे का वीज़ा था, लेकिन अब वो हज की सादत हासिल करेंगे। मक्का तक पैदल सफ़र करने वाले उकाड़ा के नौजवान उस्मान अरशद को सऊदी हुकूमत ने हज का वीज़ा फराहम कर दिया है। उस्मान अरशद अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बताइएगा आप कैसा रहा ये सफ़र अब तक का? खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। जब इतना बड़ा सफ़र होता है तो रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आपको आती हैं, लेकिन जब मंजिल जो है वो इतनी खूबसूरत हो तो छोटी मोटी फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो अभी आपको उम्रे का वीज़ा आपने हासिल किया, तब आपको हज का वीज़ा भी मिल गया है, तो अभी आप मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, आपको हज का परमिट मिल जाएगा या मिल गया है? हज का वीज़ा मुझे मिल गया है। एक्चुअल में हज का वीज़ा तो मुझे पीछे पाकिस्तान से ही मिला है और उसके लिए जो बाकी जितने यानी हाजी यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने फ़ीस जितनी जमा करवाई है उतनी ही फ़ीस मैंने जमा करवाई है। तो उसके बाद जो है वो पीछे से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुझे वीज़ा जारी किया गया है। अच्छा, तो कोई मुश्किल तो नहीं आपको पेश आई इस परमिट को हासिल करने में या वीज़े को? परमिट वीज़ा हासिल करने में मुश्किल तो बहुत मतलब आई है। सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल यही थी। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि कोशिश की पीछे राब्ता करने की, और वो राब्ता जो है वो मेरा बहुत देर के बाद हुआ और फिर मुझे कहा गया कि आप जो पूरी फ़ीस है यानी कि वही जमा करवाएंगे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, और फिर मैंने पूरी फ़ीस जमा करवा दी और उसके बाद जो है फिर वो मुझे हज का वीज़ा मिला।
तो उस्मान, अभी आप यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं, आगे अब हज करके आपकी वापसी होगी, तो कितना खर्चा अब तक आ चुका है और अंदाजन कितना वापसी पर लगेगा? मेरी वापसी की टिकट भी मैंने पहले करवाई हुई है, तो मेरा अब तक का जो सारा खर्चा है वो तकरीबन 20 लाख रुपए हो चुका है। अच्छा, वापसी पे आप मतलब सफ़र पैदल करके नहीं आ रहे? नहीं, वापसी पैदल नहीं है, वापसी इंशाल्लाह बाय एयर है। अच्छा, मुझे बताइएगा पैदल सफ़र में कोई साथ था या अकेले थे आप? जी मैं अकेला ही था। कहाँ कहाँ रुके, कहाँ कहाँ आपने कुछ क़याम फरमाया, खाया पिया, कुछ शेयर कीजिए मेमोरीज अपनी। रुकने के लिए जहाँ कुछ भी मौजूद होता था, जैसे कि मस्जिद हो गई, कोई चेक पोस्ट हो गई, या किसी ने अपने घर में ठहरा लिया, या अगर कुछ भी नहीं होता था तो फिर सहरा के अंदर भी जो है वो टेंट के अंदर भी बहुत सारी रातें जो हैं वो मैंने गुजारी हैं। और अच्छा। खाने के लिए भी मतलब जहाँ पे कुछ अवेलेबल होता था, और जब पता होता था कि आगे 1-2 दिन कुछ नहीं आना, तो फिर साथ में कोई रोटी उठा के चलता था, और साथ जैम और हॉट सॉस मैंने रखी हुई थी, तो फिर उसी के साथ जो है वो गुजारा करता था। उस्मान, को ऐसा वाकया जो कि आपको कभी नहीं भूलेगा इस सफ़र में जो आपके साथ पेश आया हो? बलूचिस्तान के अंदर मेरा बैग जो है, जिसके अंदर मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, मेरे पैसे, यानी कि हर ज़रूरी चीज़ उसके अंदर थी, और वो गिर गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर वो पैसों के अलावा बाकी तमाम जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़, वो 10-11 दिन के बाद मुझे मिल गई थी। और मेरे लिए तो वो किसी मोइज़े से कम नहीं था, क्योंकि इतनी अहम चीज़ें और इतनी छोटी छोटी चीज़ों का वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा कि वो मुझे वापस मिल गई। तो उस्मान, अब क्या माशाल्लाह आप बहुत लकी हैं कि आपकी जो ख्वाहिश आप करते हैं अल्लाह पूरी कर देता है। पहले आपने उम्रे का सोचा, उम्रे के लिए आप आ गए, अब आप हज भी करने जा रहे हैं, आगे क्या सोचा हुआ है ज़िंदगी में, क्या करना क्या है? अच्छा, बेसिकली मैं निकला तो हज के लिए ही था, लेकिन मसला ये था कि जिस वक्त मैं निकला था उस वक्त चूँकि हज का सीज़न नहीं था और हज की एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई थी, तो इसलिए चूँकि मैं इंटर सऊदी अरेबिया में तो मैं 14 मार्च को इंटर हुआ था, तो इसलिए मुझे उम्रा के वीज़ा पर जो है वो इंटर होना पड़ा था। और बाकी इसके बाद बस मेरी पढ़ाई जो है वो 2 सेमेस्टर रहते हैं, मैंने जाके वो करवाने हैं, और उसके बाद बस मैं चाहता हूँ जी कि मैं अपने माँ बाप की बस दिल खोल कर जो है खिदमत करूँ। तो उस्मान, वैसे ख्याल कैसे आया था? किसी को देखकर इंस्पिरेशन मिली थी या फिर बस सोचा था कि मैंने पैदल जाना है, किसी को फैमिली में देखा था, कैसे ख्याल आया था? नहीं, मेरी अपनी ख्वाहिश थी पैदल आने की, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही सऊदी अरेबिया में आया हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। लेकिन इससे पहले 2021 में मैंने ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक जो है वो पैदल सफ़र किया था, जो कि 1270 किलोमीटर था, और 34 दिन में मैंने मुकम्मल किया था पूरा मन पाकिस्तान के लिए। उसके बाद फिर मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह जो है वो अब मैं हज करने जाऊँगा पैदल। तो किस मुल्क में आपको मेहमान नवाजी सबसे ज़्यादा मिली है कि आपने सोचा है कि नहीं अब मैं स्पेशली इस मुल्क में आऊँगा दोबारा? अब पाकिस्तानियों ने ही मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर ईरान में चूँकि पाकिस्तानी कम हैं तो वहाँ पे इतने पाकिस्तानी नहीं मिले। उसके बाद फिर पाकिस्तान के बाद फिर यूएई, और यूएई के बाद जो है सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहमान नवाजी की। और यानी कि यूएई में वहाँ के जो नेशनल थे उन्होंने भी कई रास्ते में मिलते रहते थे, और कई सऊदियों ने भी जो है वो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अच्छा उस्मान, मुझे ये भी बताएगा कि वो पाकिस्तानी जो कि अभी ये इरादा कर रहे हैं कि उनको भी पैदल सफ़र करना है, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो अपने साथ क्या चीज़ें ख़ास तौर पर रखें और किस तरह, किस तैयारी के साथ वो निकलें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 20 लाख रुपए ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पैसों के बगैर जो है वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो इस साल तो 11,20,000 फीस है, तो ऑलमोस्ट अगले साल भी इतनी होगी, या मे भी इससे कोई 50, 70, 80 हज़ार ज़्यादा हो। और उसके अलावा फिर रास्ते में जो आपको 6-7 माह लगने हैं, तो उसके अंदर भी डेफिनेटली आपका 7-8 लाख रुपए खर्चा होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास पैसे होने चाहिए, उसके बाद डेफिनेटली आप चेक कर लें कि इतना ज़्यादा जो है वो आप चल भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि रास्ते में आपने गर्मी भी देखनी है, सख्त सर्दी भी देखनी है, पाँव में छाले भी पड़ेंगे, बारिश भी होगी, आंधी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रास्ते में बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो अगर ये आप सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको इस सफ़र करना चाहिए। कितने टाइम में आप पहुँचे थे उम्रा करने? मैं 6 माह और 13 दिन में जो है वो मक्का पहुंचा था। सही। अच्छा उस्मान, को स्पॉन्सर मिला आपको? बाजू का स्पॉन्सर भी करते हैं ना, कुछ कंपनीज करती हैं। नहीं ना, तो मैंने स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश की और ना ही मुझे कोई स्पॉन्सर मिला।
चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से खैर से हज करके आप वापस आएँ और हमें दुआओं में आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि जो खाना काबा के सामने दुआ करता है कहते हैं उसकी दुआ पूरी होती है, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ उस्मान अरशद मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। वापसी पर बताइए बाहर आएंगे, लेकिन तकरीबन 6 महीने 13 दिन में ये पहुँचे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, पाँव में छाले भी आए, लेकिन अज़्म उनका मजबूत था कि मैंने पहुँचना है और वो पहुँच गए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। ओके जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध फराज लाखानी साहब, बेसा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब, कॉमर्स इनका सेक्टर है जिस पर ये लोग अब काम कर रहे हैं। पहले ये सब्जेक्ट था फेडरल का, अब प्रोविंशियल लेवल पर भी इस हवाले से काम हो रहा है और पिछले 6 महीने से इस पर काम हो रहा है। तो फराज साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि क्यों ये काम पहले शुरू नहीं हुआ और अब 6 महीने पहले शुरू हुआ, हालांकि कॉमर्स सेक्टर तो बड़ा वास्ट हो चुका है, अब से नहीं बहुत पहले से। देखिए, मैं इस तरीके से इसको आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि पहले ये सब्जेक्ट फेडरल हुआ करता था, अभी भी इनफैक्ट सारा ये सब्जेक्ट फेडरल है, TDAP और सारे फेडरल में इनके मिनिस्टर होते हैं। लेकिन बहरहाल अब सिंध गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम इस पे फर्दर इन्हांस करें फैसिलिटेशन। यही हमारी जो है ना चेयरमैन साहब ने जो तायद किया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, कि हम मैक्सिमम फैसिलिटेशन करें ग्राउंड लेवल्स पे, कॉमन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो मेरा राब्ता 24/7 हर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इस वक्त है, चाहे वो काटी हो, चाहे फवाटी हो, चाहे नाकाटी हो, ऑल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग FPCCI, ताकि मैं इनको फैसिलिटेशन कर सकूं हर सतह पे। फैसिलिटेट किस तरह कर रहे हैं? देखिए, इनके जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, इनके ज़्यादातर इशू होते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कम्युनिकेशन लैकिंग की वजह से। आपको पता है, जब व्हेन 2 पीपल मीट ईच अदर तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाट आई हैव बीन विटनेसिंग इन माय ओन बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद एक बिज़नेस घराने से है, तो मुझे मालूम है कि आधे से ज़्यादा मिस कम्युनिकेशन, मिस एरर्स की वजह से चीज़ें लिंगर ऑन और डिले हो जाती हैं। अब मेरा खुद ताल्लुक कोई 30 से 35 साल से बिज़नेस फैमिली से है। मेरे फादर्स बीन बिज़नेस डिफरेंट फील्ड्स में, एजुकेशन में, स्टॉक में। ये जो आप कम्युनिकेशन गैप की आप बात कर रहे हैं, ये आया किस तरह और क्यों इस गैप को फिल करने की कोशिश इससे पहले नहीं की गई जो अब की जा रही है? बिल्कुल की गई है, पहले भी की गई है, बट अब फर्दर a person belonging to a business community has been chosen and given task। इसका भी मैं क्रेडिट हमारे चेयरमैन साहब को दूंगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, कि उन्होंने चूज़ किया somebody from Karachi, born and raised from Karachi, to listen and to facilitate at all levels। हम चाहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से हमारा ही फ़ायदा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हर सतह पे इसकी फैसिलिटेशन होगी। अब मैं आपको बताऊं कि मैं तो इनकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट जगहों पे लेके गया, सिंध की सतह पे, कराची की सतह पे, मैं इनको लेके गया एडमिनिस्ट्रेटर के पास, मैं इनको लेके गया लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के पास। इस तरह मैंने मीटिंग्स कराई। इनको कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे, तो दे वांटेड फर्दर चेकिंग्स इन कोरंगी एरिया, तो वो हल कराए। जहाँ जहाँ जो जिस हद तक फैसिलिटेशन हो सकती है इन लिमिटेड फंड्स में या लिमिटेड एरिया में, हमने वो किए और करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे बात बताइए, जो अभी मौजूदा सिनेरियो है, अभी हाल ही में बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, आपने देखा है जो कश्ती डूबी है यूनान में, कैसे पाकिस्तानी जो कि जिनके पास यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और मजबूर होकर वो मुल्क छोड़कर जाने को तैयार थे अपने प्यारों को, और ये अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। डू यू थिंक कि हमारा इन्वेस्टर या हमारा बिजनेसमैन अभी इन हालात वाक़यात में सेटिस्फाई है? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि हम सबको, चाहे वो मेरी बात कर ले, हम सबको इज़्ज़त इस मुल्क ने दी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, पीपल कैन डू वंडर्स। यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो दुनिया भर की किसी ममालिक, किसी इकॉनमी में वो रिटर्न्स नहीं है। यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े, बेताशा मौक़े। हाँ, ये ज़रूर है, देयर इज़ अ पॉलिटिकल नॉइज़ ड्यू टू वन पार्टी, सो कॉल्ड पार्टी, आई वुड से।
उसकी वजह से द पॉलिटिकल नॉइज वाज देयर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, बट चीज़ें वापस आर कमिंग बैक टू नॉर्मल एंड इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारी ग्रोथ वापस से शुरू हो जाएगी। मे इट में बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, मे इट में बी रियल एस्टेट सेक्टर, हर एरियाज़ में मैं बड़ा पैसिफिक हूँ, मतलब ऑप्टिमिस्टिक हूँ अबाउट इट, और मैं समझता हूँ काफ़ी ग्रोथ आएगी पाकिस्तान में। अच्छा, कॉमर्स को लेकर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, अब तो माशाल्लाह ऑनलाइन बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप लोगों के जहन में क्या रोड मैप है? आप लोगों ने किस तरह फैसिलिटेट करना है? आगे क्या बेहतरी आएगी जो आप इतने मुतमईन है कि ग्रोथ बढ़ेगी, आप चीज़ें वापस नॉर्मल की तरफ आएंगी, कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग स्पेसिफिक? जी देखिए, मैं तो एज़ पर सिंध गवर्नमेंट मैंडेट जो भी है उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो रोड मैप दिया, मैं ये चाहता हूँ सारी जो ट्रेड्स हैं, जो शॉपकीपर से लेके जो भी एरियाज़ हैं, दे शुड ऑल बी रजिस्टर्ड इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट। उस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदे ये होंगे कि हम नए मौके दे सकेंगे उनको, कौंसल जर्नल्स के थ्रू, एग्जीबिशंस करके, मेड मे बी फ्रॉम सऊदी गवर्नमेंट, मेड मे बी फ्रॉम UAE, मेड मे बी अदर गल्फ नेशंस, हम उनको एक मार्केट दे सकेंगे जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। दैट्स ऑल्सो गोज़ विद द इंटीरियर सिंध। आपको पता है ना, इंटीरियर सिंध में चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री की बड़ी सस्ते दामों बिकती है, तो वो फ़ायदा जो वो बनाते हैं उनको फ़ायदा एग्जैक्ट पहुँच नहीं पाता। तो वी वुड लव कि हम ऐसे कराची में एग्जीबिशन रखें कि उनको मौके मिले और राइट प्राइस मिल सके, और इस तरह नए मौके क्रिएट हो सके। तो ये हमारा मकसद है, यही हमारा एम है। जो बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, ट्रेडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, जिनको हम अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे उस तरह एग्जीबिशंस नहीं होते, हम अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि भाई ये चीज़ और ऐसे बनी है और इस पर इतनी लागत आई है और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। इसके लिए आप लोग कोई कैंपेन्स को, एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए वेबिनार, सेमिनार्स क्या कर रहे हैं? वी आर इन कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट CGs ऑफ कराची, जो सिंध के है, मेड में बी जापान। अभी आपने पता होगा थोड़े दिनों पहले ईरान ने एग्जीबिशन लगाया था, कराची में ही लगाया था। इट वाज ऑल बेस्ड इन कराची एंड इट वाज डन बाय द फेडरेशन प्लस द CG एंड TDAP ईरान का भी आया हुआ था यहाँ पे। सो वी वांटेड कि जो है ना एक्सप्लोर करी जा सके, नई मार्केटें और नए एरियाज़ एक्सप्लोर की जा सके। इसी तरह हम और भी एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं जो जापानीज़ के साथ होंगे, जो कोरियन के साथ होंगे, जिससे जो है ना मेरे ख्याल से बड़ा रूम मिलेगा, स्पेस मिलेगा कराची आइट्स को, कराची की कॉटेज इंडस्ट्री को, स्मॉल इंडस्ट्री को, और जगह मिलेगी कि वो फर्दर ग्रोथ कर सके। सही। अच्छा, अभी हाल ही में आपको पता है बजट भी आया है, तो बजट में बड़ा खुल के चीज़ें डिस्कस हुई हैं, फिर उस पर ख़ास तौर पर जो बात हुई कि बड़ा फ़र्क है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स बहुत नीचे और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और हमने जब इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ किया तो उनकी 21 गुना ज़्यादा थी पाकिस्तान के निस्बत, और उन लोगों की IT आपको पता है कि सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। हमारा क्या आप इसके पीछे रीज़न समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स इतनी नीचे चली गई हैं, इंपोर्ट्स इतनी बढ़ चुकी हैं, फिर डॉलर्स हमारे पास नहीं है, हमारा बिजनेसमैन परेशान है, ट्रेड करे तो कैसे करे? इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? फिर LCs भी आपको पता है बंद है, खुली है, कुछ समझ नहीं आती। मैं इस पे बड़ा सिंपल सा कहना चाहूँगा, आप लास्ट 20 साल के फिगर्स उठा के देख लें, हमने कभी करंट अकाउंट सरप्लस नहीं किया जी। और आप लास्ट 3 महीने के अकाउंट्स खोल के देख लें तो महीने में $750 मिलियन का हमने सरप्लस किया, करंट अकाउंट सरप्लस। आप अगर $750 मिलियन का सरप्लस करेंगे और $650 मिलियन का सरप्लस करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर वी विल बी लैंडिंग अप टू $7 बिलियन सरप्लस। ये काम ही बेसिक जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, और यही बेसिक काम है। मैं दूसरे शोज़ पे भी गया हूँ, उन पर जाके मैंने एक ही बात कही है, डेवलप इकॉनमीज़ में आप जाके देखें तो वहाँ पे जो प्लान्स होते हैं वो दिए जाते हैं फॉर 30 ईयर्स, एंड दैट कैन नॉट बी मूव्ड बाय एनी गवर्नमेंट हु इज़ इनकमिंग और आउटगोइंग। ये नहीं होता किसी, नहीं होता ये देखें, ये नहीं होता किसी ममालिक में कि जाती हुई गवर्नमेंट सब्सिडी दे के चले जाए, पेट्रोल आपको महंगा मिले, सब्सिडी दे के चले, उसका इम्पैक्ट ट्रिपल डाउन ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से महंगाई और डॉलर। आपको मैं बताऊं, अगर करंट अकाउंट को मैनेज कर लिया जाए और उसको सरप्लस में खड़ा कर दी जाए इंपोर्ट्स को सही करते हुए, तो मैं आपको इतना लिख के दे सकता हूं, देयर इज़ नो डिवैल्यूएशन, बल्कि आपकी रुपये की कीमत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में हैं और अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हो। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई हुई। ये बातें हम आप कोई पहली शख्सियत नहीं है
कई लोग आते हैं, वो आके बैठ के बात करते हैं कि बंद कमरों में फैसले होते हैं, हम पे इम्पोज कर दिए जाते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनती है, हमें लूप में नहीं लिया जाता, स्पेशली बिजनेसमैन। और उसके बाद ये जो अभी आपने बात की कि स्ट्रेटजी ऐसी बने कि जो आगे आने वाली हुकूमत भी उसको फॉलो करे, स्टिक करे उस पर, और वो सालों की नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, जबकि हर एक जी शऊर शख्स, मैं हालांकि इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ या मैं बजट नहीं बना सकती, लेकिन मुझे भी इस बात का पता है कि ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं बनाई जाती। मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी बात और भी की जाए। एक और मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो आज दुनिया बोल है कि मेहमान हैं पाकिस्तान के बेहतरीन डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स, जिन्हें एस्थेटिक फिजिशियन ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर शम्स, बिलाल शम्स को उनकी सलाहियतों के एवज़ ये अवार्ड पाकिस्तान अकेडमी ऑफ एस्थेटिक्स फिजिशियन एंड सर्जन्स की जानिब से दिया गया है। डॉक्टर बिलाल शम्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच बोल न्यूज़ और आपकी पूरी टीम, थैंक यू सो मच। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप डॉक्टर शम्स ये अवार्ड हासिल करने के बाद, ये एजाज़ पाने के बाद? जी डेफिनेटली आई एम फीलिंग मच बेटर। मैं खुशी तो होती है, लेकिन ये है कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। लाइक मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट को भी। सो हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के सारे शहरों में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी आ जाएं जो पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है, जो कुछ एस्थेटिक्स में या डर्माटोलॉजी में। तो मुझे ये बताइएगा कि इसको लेके फिर क्या सोचा जा रहा है? आप ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में जाहिर है हर मुल्क ये चाहेगा, हर मुल्क के शहरियों का ये हक होना चाहिए कि उनको एडवांस ट्रीटमेंट मिले, लेकिन इसके लिए जाहिर है आपको गवर्नमेंट की भी कुछ सपोर्ट चाहिए होगी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो कुछ किया जा रहा है इस हवाले से? जी गवर्नमेंट के लेवल पे तो फिलहाल एस्थेटिक्स में बहुत कुछ रहना बाकी है। हम तो बेसिक्स को तरस रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एस्थेटिक्स तो एक हाई फाई, एक लग्जरी फील्ड है, उसमें लाइक खूबसूरती का काम है, कॉस्मेटिक्स का, कॉस्मेटोलॉजी का। गवर्नमेंट लेवल पे इस काम में सपोर्ट डेफिनेटली वो जब इकोनॉमी बेहतर होगी तभी आ सकेगी। लेकिन डॉक्टर बिलाल, स्पेशली अगर हम अपनी बात करें तो मुस्लिम कंट्री में इस पर काफ़ी तनकीद भी होती है। आप जानते ही हैं कि जो ख़वातीन करवा रही हैं उनको भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से आपके व्यूज़ क्या हैं? बेसिकली एस्थेटिक्स को या कॉस्मेटोलॉजी को एक और सेंस में लिया जा रहा है। सपोज मैं आपको एक चीज बता दूं, एक यंग लड़की, उसकी दाढ़ी निकल आई, उसके चेहरे पे बाल और मूछें। अब ये एक डिजीज है, इसको ट्रीट करना एक उसका बुनियादी हक है, इसको आप लग्जरी में नहीं ला सकते। सिमिलरली एक बर्थ मार्क है। अब बर्थ मार्क को भी इस फील्ड में और लेजर्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है। अब चाहे वो किसी भी मजहब से हो, वो बच्चा हो, बड़ा हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, सो वो उसका बुनियादी हक है। रही बात हाई फाई सर्जरीज की, लाइक कोई राइनोप्लास्टी है, कोई ऑटोप्लास्टी है, कोई फेस लिफ्ट है, दैट इज समथिंग एल्स। उस पे अच्छा, मैं ये चाहूंगी डॉक्टर बिलाल शम्स, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जितना शऊर हो सके वो उजागर करें लोगों में। हमारे यहाँ अगर एस्थेटिक्स की बात की जाए या कॉस्मेटिक किसी भी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो लोग उसको बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि ये नहीं करवाना चाहिए, ये अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे है ठीक है। ये जो एक डिफरेंस है ना कि जिससे हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपने दाढ़ी मूछों की बात की, गैर ज़रूरी बालों की बात की, अपने इस ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ा बता दीजिएगा कि ये किस तरह इसमें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सिर्फ सर्जरीज कराना ये ट्रीटमेंट नहीं है, इसके अलावा भी और इलाज हैं जो कि इस ट्रीटमेंट के थ्रू हो सकते हैं, वो कौन से हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो ट्रीटमेंट्स के हवाले से आपका सवाल, और दूसरा पाकिस्तान में इस वक्त मैं जो समझ रहा हूँ, इवन बड़े शहरों में, कराची में, उसमें लोगों को पता ही नहीं है कि उसको ट्रीट करने वाला बंदा या एस्थेटिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो क्वालिफाइड है भी क्या नहीं। आपके पहले सवाल का जवाब कि किसको क्या कराना चाहिए, ये तब ही मुमकिन है जब आप अपने जो कंसल्टेंट है, जो एस्थेटिशियन है या जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो एक क्वालिफाइड बंदे को आप अप्रोच करें,
तब वो आपको सही तौर पे गाइड भी कर सकता है और वो प्रॉपर, अदरवाइज ब्लंडर्स होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ शहरों में क्वैक्स जो है ना, वो इवन उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स तक इवन अप्रोच किया हुआ है। मतलब कहने का मकसद ये है कि क्वैकरी, गवर्नमेंट से हम इतना ही दरख्वास्त करते हैं कि गवर्नमेंट क्वैकरी को क्रश करे। लाइक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इस फील्ड में आए। वो इस फील्ड में जो क्वैकरी हो रही है, जो नॉन क्वालिफाइड लोग, एक हर गली में आप देख रही हैं एक एस्थेटिक सेंटर खुला हुआ है। अच्छा, वैसे बड़ी माजरत के साथ ना डॉक्टर बिलाल, ये एक फैक्ट है, मेरा ख्याल है आप भी इससे एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप तो खैर ये एस्थेटिक फिजिशियन हैं और आप इस कॉस्मेटिक सर्जरीज या इस हवाले से ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है जो एक कंपाउंडर के तौर पर काम करेगा और उसके बाद वो अपनी एक क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा। उसके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, गली मोहल्ले में उसका क्लिनिक चल रहा है, आज तक उसको किसी ने रोका या मना नहीं किया, ना उससे पूछा कि तुम इलाज कर रहे हो तुम्हारे पास कौन सा डिग्री या सर्टिफिकेट है। अब आप किस तरह लोगों को ये समझाएंगे कि आया कितना ज़रूरी है कि आप ये पहले पूछें कि ये डॉक्टर ठीक है नहीं ठीक है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, किस तरह वो अपना मतलब अपने लिए अच्छे डॉक्टर को चूज़ करें? जी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि पेशेंट जब मेरे पास आता है, मैं उसको कहता हूँ जब इस तरह की कोई क्वेरी होती है कि आप जब भी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएं, आप उसका पहले उसका जो पैड है, मैं बड़े सपोज मैंने MBBS किया हुआ है, मैंने FCPS किया हुआ है, मैं फेलो अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, मैं बड़े फख्र से ये डिग्री लिखता हूँ अपने पैड के ऊपर। आप काइंडली पहले ये तो चेक करें कि उसने कोई डिग्री की भी है इस फील्ड में कि नहीं, कि आप किसी को पे कर रहे हैं, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट को आप अपनी सेहत उसके हवाले कर रहे हैं, अपना फेस उसके हवाले कर रहे हैं। आप पहले ये कंफर्म तो कराएं कि वो क्वालिफाइड है भी कि नहीं, अदरवाइज ब्लंडर्स होते हैं। यस्टरडे मेरे पास एक पेशेंट आया, पूरा फेस सूजा हुआ और उसको किसी क्वैक ने जो है ना फिलर इंजेक्ट किया हुआ है और आंखें सूजी हुई हैं और बुरी हालत में आया हुआ है। इस तरह के केसेस की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फाइनली मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर बिलाल, चूंकि टाइम मेरे पास कम है, वो खवातीन जो कि दीवानगी की हद तक अब जा चुकी हैं, जिनकी नज़र में शायद ये फैशन है या फिर उनको ये लगता है कि ये कोई सिंबल अब हो चुका है कि जब तक आप फिलर नहीं डलवाएंगे तब तक कोई आपको फैशनेबल या मॉडर्न नहीं समझेगा, उनको थोड़ा सा कोई मैसेज दीजिए कि खुदारा अपने आप पर रहम करें, ये अल्लाह की बनाई हुई शक्ल है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड करेंगे कि आप ये ट्रीटमेंट लें, आपको करवाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसको ऐसे कर लूँ, मेरी आईब्रो नीचे है इसको ऊपर हो जाना चाहिए, मेरा होंठ पतला है ये वाला मोटा हो जाना चाहिए, नाक चौड़ी है इसको ऐसे हो जाना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज दीजिए प्लीज़। जी, मैसेज तो मेरा यही है डेफिनेटली कि एक तो ये जो सोशल मीडिया से जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें बनी अच्छी खासी शक्ल खुद से आपको प्रेशराइज करते हैं, लेकिन हम एज अ लाइक क्वालिफाइड लोग हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट को जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको उनकी इंसिस्ट पे, उनके इसरार पे हम कुछ डॉक्टर्स भी वैसे फोर्स करते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी फोर्स करते हैं कि आप और खूबसूरत लगेंगी, आप ये करवा लें, आप आए तो सही, बस 2 सिटिंग्स की बात है, आपका मुंह ऐसे हो जाएगा। जी, बदकिस्मती से ऐसे हो रहा है और उनको मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्वैकरी और एक जेन्युइन डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन में यही तो फर्क है कि एक जेन्युइन बंदा आपको कभी भी अननेसेसरी प्रोसीजर्स करवाने पे कभी भी वो आपको नहीं एडवाइस करेगा। सो सिलेक्शन ऑफ द डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर बिलाल साथ मौजूद थे और अल्लाह ने शक्ल बनाई है ना बड़ी प्रोपोर्शनेट है। अगर मेरी आंखें ज़्यादा बड़ी नहीं है तो मेरा फेस कट ऐसा होगा कि मेरी वो आंखें मेरे चेहरे पर सजेंगी, और मेरी नाक अगर ऐसी है तो भी मेरे कॉम्प्लीमेंट करेगी फेस कट को। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, वो ख़वातीन जो कि अपने चेहरे को लेकर बहुत इनसिक्योर, कॉम्प्लेक्स का शिकार या परेशान रहती हैं, तो ये आपकी अपनी सोच है, अपनी सोच को चेंज करें, चेहरे को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आपको मैसेज है। मैंने ऐसी कई ख़वातीन देखी जिनकी शक्लें बहुत अच्छी थीं और उन्होंने इस चक्कर में पड़ के ना कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के अपनी हुलिया, अपनी शक्लें बिगाड़ ली हैं। ये ख़राब एक दफ़ा हो जाए तो वापस ठीक नहीं हो सकती, तो मुतमईन रहना सीखें प्लीज़, शुक्र करें खुदा का। वापस आती हूँ डॉक्टर साहब से, तो बड़ी अच्छी बात हुई है। फराज साहब, अब आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हमने सारी डिस्कशन की है, स्ट्रेटजी तो कोई ऐसी नहीं बनने वाली फ़िलहाल के 30 साल तक उस पर काम हो और जो नई हुकूमत आए वो भी इसको फॉलो करे। मुझे ये बताएगा कि अभी आपने बताया कि अभी ईरान ने एग्जीबिशन किया था, इस बात पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा अगर आप जानते हैं।
देखिए जो आप कह रही हैं ना कि नहीं बनने वाली, मैं ऐसे, मेरी सोच ये नहीं है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मैं समझता हूँ ये बनेगी और ये बननी चाहिए, और अभी बहुत राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है। वॉट वी नीड इज़ जस्ट साइलेंस इन द पॉलिटिकल नॉइस। अगर पॉलिटिकल नॉइस सही हो तो आप नंबर्स देखें, इट्स नॉट मी हु सेइंग, जस्ट सी द नंबर्स। जनवरी के नंबर देखें, फैब के नंबर देखें, मार्च के नंबर देखें। हर महीने हमने करंट अकाउंट में सरप्लस किया है। देखिए सरप्लस का मतलब ये होता है हमने इंपोर्ट रोकी है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन बेस्ड ऑन इंपोर्ट, ओनली इंपोर्ट, किसी ममालिक में नहीं होता। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखते हुए बोल रही हूं, पिछले 70 साल में अगर काम नहीं हुआ, तो अगर आप ये ऑप्टिमिस्टिक व्यूज अगर आपके, तो अल्लाह करे हो। जो ये कहता है ना कि एक्सपोर्ट 28 बिलियन से 40 बिलियन हो जाएगी, कोई अलादीन का चिराग नहीं है यूं किया और बढ़ जाएंगी। दिस नथिंग लाइक दैट, दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस वोंट हैपन। आई एम सॉरी टू से, बी रियलिस्टिक। हम इंपोर्ट को देखिए, आपके पास पैसे जितने होंगे उतने ही आप खरीदोगे ना सामान, उससे ज्यादा क्यों खरीदोगे? कराची जो है वो मुआशी हब है, रेवेन्यू जनरेट करता है। एंटरप्रेन्योर कितने इस फील्ड में आए हैं अभी हालिया सालों में, आप लोगों के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कह रहे हैं? यार मेरा हिसाब से तो हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सिंध में भी वो करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं, जैसे कि तायद किया हुआ है हमें हमारी लीडरशिप ने चेयरमैन साहब ने आईटी को। देखें आईटी इज कैन डू वंडर्स फॉर एनी कंट्री, और ये हम सीख भी रहे हैं, हमें पता भी है हमारी नेबरिंग कंट्री से। तो हमारे तो अभी भी आप देखें ना कितनी एक्सपोर्ट होगी, 2 से 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट। मैं आपको बताऊं आईटी के आप कोर्सेज करा दें 3-3, 4-4 महीने के, एंड लोग यूथ वंडर्स कर सकती है इसमें। दे कैन ओवरकम देयर। हालिया इनिशिएटिव भी लिया है, बिल्कुल लिया है। बल्कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, तो इंशाल्लाह हम भी लेके आ रहे हैं ओनली फॉर वुमेन बेस्ड, इट्स गोइंग टू बी फुली स्पॉन्सर्ड बाय द ग्रुप। और उसमें जो है ना हम तकरीबन 2 से 2,500 बच्चियों को ख़ास तौर पे कैटर करेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, उनके लिए 4 महीने का कोर्स होगा, एंड इंशाल्लाह ताला वो उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे। मेरी नज़र में मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ इस लिहाज से भी होना चाहिए कि आपके जो इन्वेस्टर्स अभी आपसे खफा हैं, या वो यहाँ से पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं, या वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ उनको कन्विंस करने के लिए कुछ किया जाए। ऐसे कई नौजवान हैं जो कि अपने घरों में बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं और वो ऑनलाइन बाहर कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। ये बड़ी ख़राब बात है कि अपना बच्चा अपने मुल्क में अपना टैलेंट, लेकिन सर्व वो बाहर कर रहा है। देखिए मैं इसमें, आप जो मुझे कह रही हैं कि वो सर्विस बाहर दे रहे हैं, तो इसमें रेमिटेंसेस तो आ रही है ना। रेमिटेंसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन व्हिच हैज टू बी सीन। इसमें भी कोई शक नहीं है, बिल्कुल। अब मैं इसको इस तरह मैं डिफाइन करता हूँ कि अगर हमारे पास जो है ना, मैं इस तरह भी आपको कहना चाहूँगा कि खाली आईटी को मैं फोकस नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ हमारे पास जो वोकेशनल सेंटर्स है ना, वो और ज़्यादा काम करें, जिसमें वो 3 महीने के कोर्सेज प्लम्बिंग के भी कराएं, इलेक्ट्रिशियन के भी कराएं, बाकी एरियाज की भी कराएं। क्योंकि इस बात की बहुत सऊदीया में जाएं, सऊदीया में देखें इकोनॉमिक सिटी बन रही है, पता नहीं कितनी डिमांड आने वाली है उनके पास, एंड वी हैव मैन पावर, वी हैव यूथ। चले रेमिटेंस तो आएगा ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, फराज साहब मेरे साथ मौजूद थे, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि सिंध गवर्नमेंट स्पेसिफिकली इस सेक्टर पर काम कर रही है। और अभी फराज साहब ने बताया कि हम आईटी कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो कि ख़वातीन के लिए होंगे, और ज़ाहिर है जब वो सीखेंगी, कोर्सेज करेंगी, तो फिर इस फील्ड में आगे उसको बूस्ट में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक ले ली जाए, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, हमारे साथ दीगर मेहमान भी होंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की आमद है, सऊदी अरब में जिलहज का चांद नज़र आ गया, जिसके मुताबिक यौम अरफा 27 जून को होगा और ईद उल अज़हा 28 जून को होगी, और पाकिस्तान में अरवियत का इजलास आज होगा। जिलहज इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी दिन और अहम तरीन ये महीना है। आज 29 तारीख है जिलकात की, और आज ये चांद देखा जाएगा, जिसके बाद तमाम मुसलमानों पर जो कि कुर्बानी करना चाहते हैं, फिर ये वाजिब होगा कि उनको जो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का तरीका है, कुर्बानी का फरीज़ा है, वो अंजाम देने के लिए जो जो एहतियात करनी होगी वो करेंगे। इस वक्त मौलाना जमील राठौड़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आज 29 तारीख है ज़िकात की, और आगे इंशाल्लाह आज रात में चांद देखा जाएगा, और अगर चांद नज़र आ गया तो वो मुसलमान जो कुर्बानी करना चाहते हैं, भले मर्द हों या ख़वातीन, उनके लिए क्या मसनून तरीक़ा है कुर्बानी के लिए जो कि उन्हें अपनाना होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दीन की अहमियत को और ईद कुर्बान की अहमियत को मुक़द्दम रखा और मुझे ऑन बोर्ड लिया। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये ईद कुर्बान ये इतनी अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मा अमिल इब्नु आदम मिन अमल यौम अन्नहरी अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्न अद-दमा ला यक़उ बिमिनल्लाहि मकान क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द फ़तीबु बिहा नफ़्सा औ कमा क़ाल। फरमाया कि इन 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को जानवर के खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल बनी आदम का इतना महबूब नहीं है। अगर कोई करोड़ों रुपए अल्लाह की राह में खैरात कर दे लेकिन क़ुरबानी ज़िबा ना करे तो फरमाया कि अल्लाह को ये अमल मकबूल नहीं है। लिहाजा फरमाया तुम खुश दिली के साथ क़ुरबानी करो, इसलिए कि जब तुम क़ुरबानी करते हो और उसका खून तेज़ी के साथ रश करता हुआ ज़मीन की तरफ जाता है, इतना क्विक जाता है, फरमाया कि तुम्हारा खून ज़मीन पर बाद में गिरता है, पहले अल्लाह की राह में कबूल मकबूल मंजूर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 दिनों में अल्लाह की रज़ा की खातिर ये करना चाहिए। लेकिन शौमी किस्मत से नए नए गैजेट्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये शोहरत और हविस के भूखे लोग बजाय इसके कि अल्लाह को राज़ी करें, इस कंपटीशन में लग जाते हैं कि भाई तुमने जानवर कितने का ख़रीदा, मैंने कितने का ख़रीदा, मैंने उतने का ख़रीदा, तुम किस मंडी से लाए। और यही कैफियत मुझे दौरान हज भी लगती है बदकिस्मती से। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हर फ़र्क ख़त्म कर दिया, लिबास का, पहनावे का, नमूद नुमाइश का। वहाँ पर भी जाकर सबसे पहले ये सवाल होता है कि आप कौन से होटल में ठहरे। ये इस बात की दलील होता है कि साहब मैं बताऊँ कि मैं किस होटल में ठहरा हूँ। तो अगर ये अमल और अगर ये क्राइटेरिया, ये नज़रिया हो जाए तो यकीन जानिए हदीस मुबारक में आता है कि एक सखी को, एक आलिम को और एक मुजाहिद को उसके मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुजाहिद से कहा जाएगा तुमने तो अपनी बहादुरी और अपनी सुरमाई दिखाने के लिए तुमने क़िताल बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया। फिर हम ये भी देखते हैं कि जब भी ईद कुर्बान आती है, हर साल से अगर तकाबुल किया जाए तो हम ये शिकवा करते लोगों को देखते हैं कि इस साल तो रेट उससे भी ज़्यादा है, आग लगी हुई है मंडी में। तो व्यापारी जो कि जानवर को मंडी में लेके आते हैं और रेट बढ़ चढ़ कर लगाते हैं, उनके हवाले से भी ज़रा थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा, उनकी भी रहनुमाई कीजिएगा कि आखिर इतना रेट लगाना कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए कि वो कुर्बानी भी ना कर पाए, कुछ हुक्म तो होगा इस हवाले से भी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में कहीं पर भी आप जाएं, जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो वो कीमतें डाउन कर दी जाती, वहाँ पर बाकायदा सेल लगाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती हज हो, ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो और दीगर मौक़े हो तो हमारे यहाँ रेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इस वजह से हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ मादर पिदर सबको आज़ाद कर दिया गया, कोई चाहे तो फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा ले, कोई किसी के गेट पर अपनी दुकान लगा ले, कोई कहीं चाहे मंडी लगा ले। और मैं आपको बताऊं ये रेट महंगे क्यों होते हैं? व्यापारी तो करता है लेकिन पूरे रास्ते के अंदर चेक पोस्ट लगी है, वहाँ पर भी उसे भत्ता देना पड़ता है। मंडी जो हजरात लगाते हैं वो भी वहाँ से भत्ता लेते हैं। पानी उन्हें नहीं दिया जाता, पानी के भी महंगे दामों उन्हें खरीदना पड़ता है। और फिर अगर जानवर कोई ले ले तो जैसे ही नाका आता है, गाड़ी आती है, नाके पर उसे भत्ता देना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा अमल वो है जो मकरू अमल है, वो हराम अमल है। जब तक हम हराम से बाज नहीं आएंगे, रूल ऑफ लॉ जब तक हम नाफिज नहीं करेंगे, बदकिस्मती से इसका सारा बर्डन अगर कहीं जाता है तो जो भी जिस वक्त की हुकूमत है उस पर जाता है। हम जब तक अपने मजहबी त्यौहारों को चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये फस्तायत, ये वहशत, ये दहशत और ये गुंडागर्दी का राज चलता रहेगा। तो अलावा साहब मैं चाह रही हूँ कि ये जो 10 दिन है, इंशाल्लाह आज रात को चांद नज़र अगर आ जाता है तो ये ज़िलहज के जो 10 रोज़ हैं इनकी फजीलत के हवाले से अवाम को आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। देखिए ये 10 रोज़ जो हैं, ये 10 रातें हैं, इनको बड़ा मुक़द्दस कुरान मजीद में बयान किया गया। ख़ास तौर पर अय्याम तशरीक़ जो कि ईद उल अज़हा योम अरफा से शुरू होकर, अगर योम अरफा वहाँ पर है उससे एक रात पहले वहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम करें तो योम नहर जो ईद उल अज़हा का ख़ास दिन है उससे एक दिन पहले अय्याम तशरीक़ शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम बाकायदा तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। वो सारी तस्बीहात
दरअसल अय्याम तशरीक़ इन रातों की बड़ी फजीलत करार दिया गया है और कहा गया कि अगर इन 3 रातों में अगर कोई जाग कर अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की आग से बरी कर देता है। तो इन दिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दिन, इन रातों को अपनी रातें करार दिया। और फिर जानवर की कुर्बानी को खास तौर पर कहा गया बल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, ये जो जानवर तुम ज़िबा करते हो ये अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की निशानी है। क्यों? इसलिए कि ये जानवर उस वाक़े कोई याद के अंदर हम ज़िबा करते हैं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने पहले बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नरखरे पे छुरी चला दी। उन्होंने तो काम तमाम कर दिया, अल्लाह ने बचा लिया और ग़ुलामान मुस्तफ़ा पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया कि तुम बच्चों को ज़िबा नहीं करोगे लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर जानवरों को ज़िबा करोगे और उसका गोश्त खाओगे। अब यहाँ पर एक और अहम बात मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ये देखिए कि आप मार्केट में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के अंदर तो पूरे रोड के ऊपर डीप फ्रीजर लगे होंगे। मैंने कभी कभी उनसे पूछा कि भाई ये बताइए इतना डीप फ्रीजर ये क्यों है? कहा कि ईद कुर्बान आ रही है, लोगों को गोश्त इन डीप फ्रीजर्स में रखना है, लिहाजा ये सीजन डीप फ्रीजर का होता है। तो मैं कहूँगा अपने सारे मुसलमान भाइयों से कि सारा गोश्त डीप फ्रीजर की नज़र ना करें। कुरान ने कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा अलामा साहब, डीप फ्रीजर भर लिए जाते हैं, गरीबों में कम बांटा जाता है, अपना आगे का स्टॉक पहले इकट्ठा कर लिया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें अलामा साहब एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी आप बताइएगा कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है, कौन कौन कर सकता है? और ज़ाहिर है आजकल तो ख़वातीन भी मर्दों से पीछे नहीं है, अगर शौहर कमा रहा है तो बीवी भी कमा रही है, तो क्या दोनों कुर्बानी उन पर दोनों पर वाजिब है? अपना अपना जानवर लाएंगे, किस तरह करेंगे, थोड़ा रहनुमाई कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं अपनी वो आखिरी बात कंप्लीट कर दूं फिर आपके सवाल की तरफ आओ। देख, कुर्बानी के जानवर के सुन्नत तरीक़ा 3 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने अइज़ा अक़रीबा के लिए और एक हिस्सा वो काने जो मांगता नहीं है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है जो हाथ नहीं फैलाता लेकिन उसके पेट पर अगर पत्थर बंधे हैं तो आज के दिन जाइए उनके पेट के पत्थर हटाइए और उनके मुंह में भी जब जायका आएगा गोश्त का, जो दुआ निकलेगी यकीनन कुर्बानी कबूल होगी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि देखिए कि कुर्बानी हर साहिब निसाब, एक तो ज़कात का निसाब होता है, एक फितरे का जो हम ईद उल फित्र में देते हैं 3 दिन, अगर किसी के पास 52 तोला चांदी जितनी रकम आ गई है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी हर मर्द और औरत पर वाजिब हो गई। ये याद रख लीजिए, हमारे यहाँ नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है लेकिन बुलूगत पहुँचने के बाद अगर किसी के पास इन 3 दिनों में इतना माल है जो कि ज़कात के मयार के ऊपर, ज़कात में तो पूरा साल गुजरना शर्त, इसमें पूरा साल नहीं, इन 3 दिनों में अगर किसी के पास माल आ गया, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा जो कि अपना काम काज करता है या उसके पास बाप की प्रॉपर्टी मौजूद है, वो बालिग हो चुका है, वो भी साहिब निसाब है। अगर मुसाफिर नहीं है, मुसलमान है, कलमा गो है, बालिग है और माल अगर उसके पास इतना है, चाहे वो मर्द हो औरत हो। हमारे यहाँ क्या जाता है, एक शख्स जाता है और कहता है कि जनाब मैंने एक गाय ले ली है और बग़ैर बताए सबकी जानिब से कुर्बानी कर देता है। यहाँ पर यह भी बताऊं कि सबको बताना ज़रूरी है, उनकी इंटेंशन लेना ज़रूरी है, उनकी बाकायदा इजाज़त लेना ज़रूरी है, कहे कि हाँ हमारी कुर्बानी आप कर दीजिए, आपको वकील बनाया है। अब वो चाहे कहे कि जनाब मेरे पास इतना माल है मैं कर दूं और वो इजाज़त दे दे, तो ऐसी सूरत में चूँकि जो हेड ऑफ फैमिली उसका माल सबका माल होता है तो ऐसी सूरत में तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बग़ैर बताए अगर किसी के नाम से कुर्बानी कर दी वो नफली कुर्बानी कहलाएगी। सही। अच्छा, अब अलामा साहब एक चीज़ में और ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, बहुत सारे लोग जो कि वाकिफ़ नहीं है इस बात से, आप उनको बताएंगे कि हम लोगों ने सुना है बल्कि करते भी हैं ये कि जब कुर्बानी का इरादा कर लिया जाता है, चांद नज़र आ जाता है तो फिर बाल नहीं कटवाते, नाखून नहीं तराशते, इसके पीछे हिकमत क्या है? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बहुत सारे इस मुआशरे में ऐसे लोग हैं कि जो हज की तरफ नहीं जा सकते। यानी एक कुर्बानी तो मैं समझता हूं कि छोटी माली इबादत है, लेकिन हज जो है आजकल आपको पता है 15 लाख कम अज़ कम हो तो आप हज कर सकते हैं। लिहाजा अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब ने अपने उम्मत पर क्या कमाल मेहरबानी फरमाई और कहा कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता है
तो वो ऐसा करे कि इन 10 दिनों में नाखून ना बढ़ाए, इसलिए कि हज्जाज को भी नाखून काटने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें भी खुशबू लगाने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें भी बाल काटने की इजाज़त नहीं होती। लिहाजा इन 10 दिनों में अगर कोई मुसलमान कुर्बानी कर रहा है और वो उन्हीं की तरह ना नाखून काटे ना बाल काटे, तो वो सवाब जो अल्लाह हुज्जाज को अता फरमा रहा है, अल्लाह से कम, अल्लाह की रहमत से क्या अजब है कि वही सवाब अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वाले वो जो बाल नहीं काटते, वैसा ही सवाब अल्लाह उनको भी अता फरमा दे। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त डॉक्टर अल्लामा जमील राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अंदाज में आपने हमारी रहनुमाई की है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और जनाब इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि मंडी में रौनकें लगी हुई हैं, ईद की आमद है और आज जब चांद नज़र आ जाएगा तो और तेज़ हो जाएगी मंडी। सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मैं खुरम गुलजार ने ज्वाइन किया। खुरम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप सिक्योरिटी की? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडी में जो है वो ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, जैसे मंडी के अंदर ख़रीदारों की तादाद में हम देख रहे हैं कि इजाफा होता है। बात करें जो एक अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही थी कि नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जाने वालों से लूट मार हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि वो जो खौफ था, वो जो खौफ व हरास शहरियों में फैल गया था, वो बिल्कुल दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। जो गुज़श्ता रोज़ जो गुज़रा है, इतवार का दिन, और हमने रात देखी जो कि अल सुबह तक जो है वो ख़रीदारों की एक बहुत बड़ी तादाद हमने नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में देखी है, जो कि ख़रीदारी के लिए वहाँ पहुँचे थे। अब तक मवेशी मंडी में तकरीबन 5 लाख के लगभग जो है वो कुर्बानी के जानवर लाए जा चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख के करीब जो है वो गायें और बैल हैं। साथ ही तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो बकरे हैं और भेड़ हैं, और साथ ही 25,000 के करीब जो है वो ऊँट भी इस मवेशी मंडी में अब तक लाए जा चुके हैं। जबकि मंडी इंतज़ामिया का कहना है कि 1 लाख के करीब जो है वो कुर्बानी के जानवर जो है वो अब तक फ़रोख्त हो चुके हैं। जबकि बात की जाए जो पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात इस तरह से हैं कि नॉर्दर्न बाईपास जाने वाले जो रास्ते हैं, जिनको हम कहेंगे गुलशन मेमार का जो रास्ता है, साथ ही जो मवेशी मंडी आने वाले जो मेमार की तरफ के जो रास्ते हैं, इन इलाकों में हम रास्तों पर हम देखते हैं कि चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी हमें दिखाई दे रही है। साथ ही रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और साइड सुपर हाईवे गुलशन मेमार थाना है, साथ ही मंगोपीर के थाना है, और सुरजानी टाउन के तरफ के जो थाने हैं, इन थानों की जो सिक्योरिटी है, इन थानों की जो पुलिस मोबाइल हैं, बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार, आपने में सूरत हाल से आगाह किया। इस वक्त तर्जुमान है मवेशी मंडी के यावर रज़ा साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तकरीबन 5 लाख के करीब जानवर लाए गए हैं मवेशी मंडी में। क्या सूरत हाल है इस दफ़ा मंडी में? आपको लग रहा है कि महंगाई भी इतनी हो गई है, आवाम महंगाई से परेशान है, फिर जानवरों की कीमतें भी होशरुबा नज़र आ रही हैं, तो लग रहा है आपको ख़रीदारी वैसे हो रही है जैसे हर साल होती है? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बोल का और आपकी टीम का, जो रात भर जो है वो इस वीकेंड के ऊपर भी बोल की टीम ने मंडी में गुजारी, और उन्होंने देखा कि किस तरह से कराची वालों का रश है मंडी के अंदर, और वो जितने रूमर्स थे कि बहुत सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, वो सारे निगेट कर दिए कराची वालों ने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये मंडी कराची की या पाकिस्तान की आप कह लें कि सबसे ऑर्गेनाइज मंडी है। इस जैसी मंडी सारा साल लगने वाली मंडियों का भी मुकाबला इस मंडी के साथ नहीं है। अच्छा, ये कराची वालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लगाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास अच्छा यावर साहब मैं बिल्कुल आपसे इंतजामात के हवाले से पूछूंगी, आगे चल के मेरा आपसे यही सवाल था, लेकिन रश आपने पिछले साल की निस्बत कोई कमी देखी है या उतना ही है या उससे ज्यादा है, ये बताएं पहले। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा है। अभी आपके अल्लामा साहब ने कहा कि हज पे जब लोग कम जाते हैं तो कुर्बानी पाकिस्तान में ज्यादा होती है। जब हज के, जैसे हमने कोविड के टाइम में भी देखा, जब हज पे लोग तो कुर्बानी हज भी तो काफी महंगा हो गया है ना, तभी लोग इस दफा कम जा रहे हैं हज पर, तो कुर्बानी ज्यादा होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि आपने ये बताया कि रश पिछले साल की निस्बत इस दफा ज्यादा है, इंतजामात कितने बेहतर है पिछले साल की निस्बत? अच्छा देखिए, इस दफा 100% बेहतर है। द रीजन इज कि पहले हम सोराब बोर्ड पे लगाते थे जहाँ सोसाइटीज का इन्फ्लक्स ज्यादा था, तो ना हमारे पास प्रॉपर सड़कें थी, हम बड़ी सेटिंग्स बना के और बड़ा प्रॉपर उसको कोशिश करते थे कि ये बेहतर से बेहतर हो जाए। यहाँ हमारे पास बारिश से निपटने के लिए भी इंतजामात हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ड्रेनेज का, और प्रॉपर डबल रोड्स हैं। अगर आपके यहाँ मंडी आपकी टीम पूरी आती है वो देखें कि डबल रोड्स हैं और आप अपनी गाड़ी के ऊपर पूरी मंडी के अंदर मूव कर सकते हैं।
लेकिन एक शिकवा जो शहरी कर रहे हैं इस वक्त यावर साहब इस दफा कि मंडी काफी दूर हो गई है, जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, ये देखें, ये हमेशा से ऐसे ही होता है। ऐसी चीजों को मंडी को शहर से बाहर होना चाहिए। हम तकलीफ जरूर है, लेकिन हमें आदत नहीं है कि इतनी तकलीफ उठाएं। हम लोग थोड़ी सी ऐसी कौम है जो कोशिश करती है कि कंफर्ट जोन हो, हमारे घर के बाहर ही मंडी लग जाए। लेकिन उसके जो कॉन्स हैं, मतलब उसके जो बुराइयां हैं या उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है शहर के अंदर, वो आप सब हम लोग समझते हैं। ये सारी चीजें शहर से बाहर ही होनी चाहिए ताकि इसको ऑर्गेनाइज वे में किया जा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा थ्रेट जिसपे मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ज़्यादा बनती है, कॉन्गो वायरस, जिसके कुछ केसेस के हवाले से हमने पिछले दिनों सुना भी था। इस हवाले से इंतजामात क्या हैं? वैक्सीन प्रॉपर जानवरों की है? लोगों का इंटरेक्शन, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, लोग तो मुंह खोल के भी चेक कर रहे होते हैं जानवरों के, उनके हर वक्त करीब रहते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, इस हवाले से क्या किया हुआ है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये वाहिद मंडी है जहां पे मंडी में जानवर की एंट्रेंस के ऊपर उसको डॉक्टर से प्रॉपर ऑथेंटिकेशन लेनी पड़ती है कि मेरे तमाम जानवर व्यापारी को लेना पड़ता है वो फॉर्म कि हाँ भाई मेरे तमाम जानवर डॉक्टर ने चेक कर लिए हैं और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर दोनों हम अमराज देखते हैं, लंपी स्किन को भी देखते हैं और कॉन्गो वायरस को भी देखते हैं। उसमें टेम्परेचर भी लिया जाता है जानवर का, उसका प्रॉपर एक कार्ड बनता है, उसके बाद वो जानवर अंदर एंटर हो सकता है। अगर कोई हम ऐसा जानवर देखते हैं तो हमारे डॉक्टर उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं। अगर वो कहीं से घुमा के कहीं मंडी में नजर आ जाए तो वो जानवर भी बाहर निकाला जाता है, व्यापारी को भी फाइन किया जाता है, जबकि ऐसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, मेरे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, उनका प्लान है आगे मंडी जाने का ना, तो वो बड़े इस वाले से कंसर्न शो कर रहे हैं कि कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी रखा हुआ है। वैसे मैं सच्ची बताऊं तो जाहिर है जहाँ जानवर होते हैं वहाँ पर आपको पता है सामान ऐसा होता है कि मक्खियाँ भी होती हैं, तो ऐसे में खाने का इंतजाम वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बता रहे हैं कैंटीन है वहाँ पे? सर, कैंटीन यहाँ पे इस वक्त कोई 200 प्लस के करीब जो है वो होटल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको ब्रोस्ट भी मिलेगा, फास्ट फूड भी मिलेगा और आपको देसी खाना भी मिलेगा। यानी पार्टी हो जाएगी, यहाँ पे आपको बच्चे खुश हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल पार्टी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा फिर कैसे, मतलब ख्याल कैसे रखा जा रहा है वहाँ पर? अगर होटल्स आप लोगों ने मंडी के अंदर तो नहीं, बाहर की तरफ क्या ये स्टॉल्स लगाए हैं, कैसे किया है ऑर्गेनाइज? अच्छा देखिए, हमने क्या किया कि जैसे ब्लॉक्स बनाए हैं, हर ब्लॉक के बाहर आपको होटल मिलेगा। हमने 13 ब्लॉक्स बनाए हैं। 13 ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक्स के बाहर जो है वो आपकी मंडी हमने एस्टेब्लिश कर, वो अपना होटल एस्टेब्लिश कर दिए हैं, टक शॉप्स वो एस्टेब्लिश कर दिए हैं, चाय वाले एस्टेब्लिश कर दिए हैं, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड स्पॉट्स को एस्टेब्लिश किया गया वहाँ पे। अच्छा, ख़वातीन की मंडी इस दफ़ा मैंने देखी है शहर के अंदर, तो क्या कोई हिस्सा मुख्तस किया आप लोगों ने सुपर हाईवे पर ख़वातीन के लिए भी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये फ्रेंडली है, ख़वातीन फ्रेंडली मंडी है, ये फैमिली फ्रेंडली मंडी है, क्योंकि इतनी सिक्योर मंडी पूरे शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे एक एक बात का ख्याल किया गया हो। और यहाँ पे हर स्टॉल के दरमियान में भी इतना बड़ा डिस्टेंस है कि आप आराम से कोई चीज़, आपने रश नहीं बनेगा। 700 एकड़ से ज़्यादा के रकबे के ऊपर ये मंडी है। इस जैसी मंडी आप पूरे साल में भी जो मंडियां लगती है ना पूरे पाकिस्तान में, वो भी इसका कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, जानवरों को रखा कैसे गया है? कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं, ये कम कीमत वाले हैं, ये बहुत महंगे हैं, ये बहुत सस्ते हैं, कैसे किया गया है? अच्छा, मैं बताऊं आपको, ये प्रॉपर इसको हमने इस तरह से किया है कि बकरों की साइड अलग की गई है, सिब्बी के जानवरों की साइड अलग की गई है, ऊँटों की साइड अलग की गई है। वो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जनरल ब्लॉक्स अलग हैं। जो वीआईपी जानवर, जो बहुत एक्सपेंसिव जानवर हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग ब्लॉक बनाया गया है। जो वीवीआईपी जानवर हैं उनके लिए बिल्कुल अलग बनाया गया है। तो रेट्स आपने कैसे ऑब्जर्व किए हैं यावर साहब? मुझे बकरा चाहिए एक, तो बकरा आप दिलाएंगे वहाँ पे सस्ता? कितने तक का मुझे मिल जाएगा अगर मैंने एक बकरा खरीदना है? देखिए, ये वाहिद मंडी है जहाँ पे जिस लिमिट में जो लोग लेकर आते हैं ना, मतलब आपकी फॉर एग्जांपल मेरी अगर लिमिट 20,000 रुपए की है तो मुझे 20,000 का जानवर मिल जाएगा। आपकी लिमिट 20,000 का बकरा मिल जाएगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? मैं मान ही नहीं सकती आपको 20,000 का बकरा मिल जाएगा। बकरा नहीं मिलता 20,000 का। आप मुझे तैयार करें ताकि मैं कल सुबह बोल भिजवा दूं बकरा। लेकिन वो बकरा ही होना चाहिए, बकरी का बच्चा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बकरा खुद कह रहा होगा मैं 20,000 रुपए का हूँ, मैं 20,000 रुपए का हूँ। चले, मैं देख रही हूँ, आप ये दावा कर रहे हैं, मैं अगर मंडी आ गई तो आपने मुझे ये ढूंढ के देना बकरा, फिर बकरा लगे भी। आपने फिक्र ही नहीं करनी, आपने डायरेक्ट वहां से बोलने, लाइव शो कर रहे हैं वहां से। अच्छा चले जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएगा इस पे, इसके जो हमारी इकोनॉमी उस पर कितने मस्बत असरात होते हैं? ज़ाहिर है एक तो खैर कराची तो वैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, मुआशी हब है, सब शहरों से लोग यहाँ पर आके बसते हैं,
तो ये जब मंडी लगती है और इतनी बड़ी तादाद में जानवर आते हैं, ख़रीदारी होती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये सुन्नत इब्राहिमी तो है, लेकिन अगर मैं आपको फिगर्स की बात करूं तो सेंसस ये कहता है कि 2001 के अंदर 90 लाख जानवरों की कुर्बानी हुई थी। 2023 के अंदर मैं समझता हूं कि 1 करोड़ प्लस जानवरों की खरीदारी होगी। उससे जो रेवेन्यू पे फर्क आता है वो 800 अरब रुपए का रेवेन्यू मूव करता है, ये सेक्रीफाइस होता है। और हमारे पाकिस्तान टेनर एसोसिएशन ये कहते हैं कि हम इससे जो खालें इकट्ठी करते हैं और वो खालों से एक्सपोर्ट होती है, जो हमारी पाकिस्तान लेदर गारमेंट एसोसिएशन एक्सपोर्ट करती है, वो 2.5 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट होती है, जो पूरे साल के एक्सपोर्ट के रेवेन्यू का जो लेदर के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 30% होती है, जो सिर्फ इस एक दिन की कुर्बानी से पाकिस्तान की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। यावर साहब मेरे साथ मौजूद थे और मेरे बकरे का नाज़रीन बंदोबस्त हो गया है, और मुझे अभी यावर साहब ने ऑन एयर बोल दिया कि 20,000 रुपये का बकरा, और जो कि बकरा होगा बड़ा वाला, वो मुझे तलाश करके देंगे। मंडी हमने जाना है इंशाल्लाह, आगे आप देखेंगे शोर से होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। यावर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, खुरम गुलजार का भी शुक्रिया अदा करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर मंडी अगर जाएँ तो एहतियात करें, क्योंकि थोड़ा बचना भी चाहिए। कॉन्गो वायरस के लिए इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन हमें भी एहतियात करनी है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।